हे चैम्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ फिजिक्स से, जहाँ पे आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था काफ़ी पहले आ जाएगी वीडियो, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाता। अगर आप देखोगे लास्ट के 10 दिन से कोई वीडियो नहीं है चैनल पे, और इसीलिए मैं आज एक प्रायोरिटी पे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि वीडियो आएगी। इसलिए आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर आपका ये खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 4 वीडियोस आपकी टोटल आएंगी। आज हम लोग नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद एक आइसोमेरिज्म वाला वीडियो आएगा। दोनों से ही 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसके बाद वीबीटी और एक सीएफटी। ये 4 वीडियोस में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने यूज़ किया था, मैंने हाईलाइट किया था, मैंने अपने एग्जाम में इसको यूज़ किया था। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लेना, जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व मत करना पीवाईक्यू के, आइसोमेरिज्म वाला वीडियो देख लेना। उसके बाद नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू में होंगे उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं इस वीडियो में क्या करवाता हूं, तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो डिकोड करूंगा। एआर के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जो मिस हो जाते हैं नॉर्मली लेक्चर्स में, वो मैं बताऊंगा। और जिसको ये समझ नहीं आता है चैप्टर, जो कंसेप्चुअली वीक है इस चैप्टर में, उसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा। क्योंकि मैंने किस तरीके से किया था, मैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाता हूँ, तो काफी बच्चे इससे लिंक कर पाते हैं जो कि टीचर से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कभी लाइन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो सही स्टेटमेंट है। ये आपने पहले भी सुना होगा डीएनएफ ब्लॉक में भी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। एकदम सही है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं लिखा है कि ओनली ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। उसके बाद सेकंड चीज, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या दिखे, जनरली क्या है, जिसने पढ़ाई चैप्टर उसको आइडिया होगा कि इसमें नॉर्मली ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसमें एक मेटल होता है और साइड में कुछ लिगेंड्स लगे होते हैं। ठीक है, या इसको चलो हम लोग एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, एक मेटल होता है, ठीक है, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे बाहर भी कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि मेटल के साथ यहाँ पे कुछ लिगेंड बाउंडेड रहता है। जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, जिसमें एनायन हो सकता है, वो मोस्टली ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें एक मेटल एटम आपको दिखता है जो कि बाउंड होता है नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। और ये बाउंड कैसे होंगे? अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये जो मेटल था और ये जो एक्स मैंने यहाँ पे बनाया था, इसके बीच बॉन्ड होगा, ये किस टाइप का बॉन्ड होगा? मैं आपसे पूछता हूँ तो बताने भैया ये आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। जैसा कि नाम बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है? तो आप बोलोगे हाँ सही बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। तो अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है तो क्या उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ होगा, एकदम सही है। तो डिफरेंस क्या भी है फिर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में? डिफरेंस ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड में आपका इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे दिखती है कभी लिखा हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है और एनायन है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड रहते हैं, तो एकदम सही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यार, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें भी शेयरिंग होता है, इसमें भी शेयरिंग होता है, बस इक्वल शेयरिंग नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। आगे चलते हैं। अब देखो इस पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे मैंने बता दिया आपको, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, बता दिया। आगे चलते हैं। ये जो है ये मैच द फॉलोइंग में बन के आ सकता है। ये एकदम लास्ट में भी जब हम लोग चैप्टर की यूजेस डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी दिया हुआ है, फिर रिपीट होगा, एक बार यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको दे सकते हैं कि क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 एक साइड लिखा होगा, और राइट साइड लिखा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताओ इनमें कौन सा मेटल होता है। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही आपके। तो पहला स्टेटमेंट कि क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सही बात है। हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सही बात है। विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सही बात है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें पक्का एक मेटल होगा। तो ये पूछते हैं कि क्लोरोफिल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कौन सा मेटल होता है? तो आपको बताना है जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ चलो मैं आपके लिए, जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल है उसमें आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका आयरन, ये सबको पता है, हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। और जो आपका विटामिन B12 है, विटामिन B12 है उसमें आपका कोबाल्ट प्रेजेंट होता है एज ए मेटल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? तो एकदम सही बात है, ये तीनों चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें मेटल कौन सा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आपको आंसर देना है, आग बंद करो, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे आंसर दो। मुझे बताओ हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होगा? ठीक है, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन भैया हमने सुना है आयरन होता है। हाँ एकदम सही बात है, आयरन इसलिए बोलते हैं कि आयरन खाओ ताकि हीमोग्लोबिन बने, आपके हीमोग्लोबिन कम ना हो बॉडी में, सही बात है। विटामिन B12 में बताओ कौन सा होता है? तो विटामिन B12 का अगर किसी ने कॉमन नेम सुना है तो उसको मिथाइल कोबैलामिन भी बोलते हैं। ठीक है, कोबैलामिन उसमें नाम में आता है। तो जो कोबैल जो अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट से लिंक होता है, तो कोबाल्ट इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। थर्ड क्लोरोफिल, अगर आपके सिलेबस से तो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हट गया, अदरवाइज आपको पता होता है ऑलरेडी कि क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम होता है, तो इसको आप याद कर लो, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं वार्नर्स थ्योरी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेनली आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, या फिर जो इसके 2 एक्सपेरिमेंट्स है उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे आराम से और सीखते हुए जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप ऐसे फेज में हो कि आपके पास दिन कम है। ठीक है, तो आप सब चीज़ पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता चाहिए जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, आप रिविजन भी करो तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि एग्जामिनर इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग ये करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक साइंटिस्ट का नाम बहुत बार आएगा, वो है
एल्फ्रेड वार्नर, ठीक है, इन्होंने ही वार्नर थ्योरी दी थी, मतलब इन्होंने ही पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो इस नाम को एकदम ध्यान से याद रखना। तो पहला वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स पे काम किया था, वो था वार्नर साहब, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए, उसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करा के देखे, बहुत सारा जो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिजिकल बिहेवियर है वो देखा, और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि अच्छा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इस स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा। ऐसा उन्होंने क्या, क्योंकि बहुत पहले की बात है, अगर देख सकते हो आप 1866 1919 की बात है, तो बहुत पुरानी बात है। तो याद ये रखना है आपको कि एल्फ्रेड वार्नर ने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर काम किया था और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें कुछ आइडिया दिया था, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैसे आइडिया दिया था, क्या काम किया था, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को नोटिस किया था और उसके अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज दी थी, और उसी को वार्नर्स थ्योरी बोलते हैं, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ये 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, और ये जो लाइन है ये आपको मिल सकता है एग्जाम में, कि अगर मैं बोलता हूं कि वार्नर प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर ए मेटल आयन, ठीक है, एकदम सही बात है। अगर ये लाइन आता है कि जो वार्नर साहब है उन्होंने 2 वैलेंसी बताई थी कि एक मेटल आयन के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो एकदम सही बात है, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ये समझना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं, ये देखो ये कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये कैसे कंपाउंड्स है, सबसे पहले ये बाइनरी कंपाउंड्स, एनसीईआरटी ने लिखा है बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब 2 होता है। अब देखो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे अगर जिसको नहीं पता है निकालते कैसे, तो जिसका निकालना होता है उसको x मानोगे, ठीक है। बाकी क्लोरीन का आपको पता है, हेलोजन है, -1 होगा, तो -1 3 है, तो यहाँ पे इंटू 3 और इक्वल टू, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल रख देते हो, सॉल्व करते हो तो x आपका +3 आ जाता है। ऐसे ही आप सबके लिए सॉल्व कर सकते हो जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, तो क्रोमियम यहाँ पे +3 में है। सिमिलरली कोबाल्ट का निकालोगे तो यहाँ पे +2 आएगा, और पैलेडियम का निकालोगे तो यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको मिला 3 2 और 2। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि इन कंपाउंड्स का अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी पूछता हूँ आपसे तो वो आएगा 3 2 2। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी पूछते हैं तो आप आंसर क्या दोगे, आप उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और एज एन आंसर उसको दे दोगे, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी कुछ और नहीं है बल्कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, उन्होंने बोला था कि मेटल के पास एक और वैलेंसी होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी कुछ और चीज नहीं है बल्कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है कि जो मेटल है वो डायरेक्टली कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप उससे मैं सिंपल बोलता हूँ, जिसने पढ़ा है पहले उसको पता होगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कुछ और नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जो मेटल है वो कितने ग्रुप के साथ बॉन्डेड, कितने डोनर आइटम के साथ बॉन्डेड है, ये सब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल देके पूछता हूँ, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखा हुआ है कोबाल्ट, ठीक है। ये कोबाल्ट मुझे बताओ कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड, आपको दिख रहा है NH3 यहाँ पे 6 है, तो मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6 है और इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी यही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ बताओ जो कोबाल्ट है यहाँ पे कितने लिगेंड से बॉन्डेड है, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 NH3 है, ठीक है, और 1 Cl है, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो यहाँ 2 और 4 ये भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे 2 4 6, मतलब इन सब में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है और सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है। तो अभी हम लोग सिंपल तरीके से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यूनिडेंटेड लिगेंड है। जैसे हम लोग आगे जाएंगे चीज़ें और क्लियर होगी और अच्छे क्वेश्चन पे आप कर पाओगे। अच्छा, तो इससे हमने ये सीखा जो हम जनरल अभी सीख रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि मेटल कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड है, अभी हम लोग ये सीख रहे हैं। जब मैंने आपको बोला था कि वार्नर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर काम किया था, वो चीज उन्होंने फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को नोटिस करने के बाद बताया था। वो जितने भी कंसेप्ट दिए थे कि प्राइमरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है, आगे भी हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो सब इन्होंने कुछ रिएक्शंस करने के बाद, केमिकल बिहेवियर को नोटिस करने के बाद दिया था। उनमें से जो केमिकल रिएक्शन थे उसमें से जो पहला रिएक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। क्या था वो रिएक्शन, उन्होंने क्या बोला था कि जब मैंने एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए किसके, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया के साथ, ठीक है, मतलब ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है आपको, कोबाल्ट दिख रहा है, क्लोराइड दिख रहा है, अमोनिया दिख रहा है, ये जो कंपाउंड लिया मैंने अलग अलग जब लिया और इसको मैंने एक्सेस AgNO3 के साथ रेट कराया अलग अलग रिएक्शंस में, तो मेरे को ये नोटिस हुआ कि सारे क्लोराइड आयंस आपके AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं होते थे। उनमें से किसी में तो सादा हो गया, किसी में कुछ बच गया। अगर आप इसमें नोटिस करोगे आपको दिखेगा कि इस वाले में 3 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और 3 मोल AgCl निकल गए, मतलब कि तीनों क्लोराइड आयन यहाँ पे यूज हो गए। लेकिन सेम यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब कि इनमें से सिर्फ 2 ही क्लोराइड आयंस आपके प्रेसिपिटेशन में गए, 1 बच गया। सेम यहाँ देखोगे तो 1 ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुआ, बाकी आपका 2 बच गया यहाँ पे। तो ये चेंजेस उन्होंने नोटिस किया और इसके बेसिस पे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पहला रिएक्शन ये हुआ। ऑल्सो उन्होंने दूसरी चीज क्या की, उन्होंने इन सबका कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड चीज उन्होंने क्या किया, इन जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे लिए थे इन सबका कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया, जिससे उन्हें पता चला कि अच्छा शायद हो सकता है कि ये वाला जो है ज्यादा कंडक्टिविटी दिखा रहा है, ये उससे कम दिखा रहा है, ये उससे कम दिखा रहा है, ये उन्होंने नोटिस किया, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्होंने 2 चीज कंक्लूड किए या फिर एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। पहला पॉइंट कि हमेशा 6 ग्रुप आपके मेटल के साथ बॉन्डेड है और वो 6 ग्रुप या तो 6 के 6 अमोनिया हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, या फिर 5 अमोनिया होगा तो 1 क्लोराइड होगा,
4 अमोनिया होगा तो 2 क्लोराइड होंगे, इस तरीके से होंगे, लेकिन मेटल के साथ हमेशा 6 ग्रुप बॉन्डेड होंगे। पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब भी मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मुला लिखूंगा उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी एटम्स होंगे, जो भी लिगेंड्स होंगे, जो भी मेटल आयन होगा, वो डिसोसिएट नहीं करेगा, और जो बाहर प्रेजेंट होंगे वही डिसोसिएट करेंगे और वही आपका प्रेसिपिटेशन में यूज होगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन आपका ये था। तो ये दोनों कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि जो फॉर्नर साहब है उन्होंने 2 रिएक्शंस कौन से किए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक तो ये कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया को लेकर एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, उससे उन्हें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता था, अलग अलग मिला। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नोटिस किया कि अच्छा सब में सेम अमाउंट ऑफ जो क्लोराइड आयन है वो यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज उन्होंने कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स किए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि अच्छा सबका जो कंडक्टिविटी है वो भी अलग है। इन दोनों चीजों को समझाने के लिए उन्होंने 2 एक्सप्लेनेशन दिए, 2 कंक्लूजन दिए। पहला कि हमेशा मेटल के साथ 6 के 6 आपके ग्रुप्स बॉन्डेड रहेंगे, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेटल के एटम्स या फिर लिगेंड्स प्रेजेंट है वो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो आयनाइज नहीं होंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट होगा वही आयनाइज होगा, और वही जाके आपका जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको AgCl दिख रहा था उसको बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आते हैं। सबसे पहले कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आसान है, वो देख लेते हैं। अगर मैं आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिख के देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ इसमें कितने आयंस बनेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है। अच्छा, जब ये आयनाइज होगा तो कैसे आयनाइज होगा ये आपको बताना चाहिए। मैंने बताया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो आयनाइज नहीं होता है, तो ये तो आपका एक पार्ट रह जाएगा, और जो बाहर वाला है वो आयनाइज होगा, तो Cl2 जो है वो आपका 2 Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसको तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा आयनाइज होने के बाद। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट वैसा का वैसा रह गया। ठीक है, 2 क्लोराइड आयन यहाँ से निकल गया तो इसके ऊपर चार्ज +2 का आ गया, और जो Cl2 था जो बाहर प्रेजेंट था स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो आयनाइज हो सकता था, तो Cl2 2 Cl नेगेटिव में आयनाइज होगा, तो आपके टोटल जो आयंस मिले आपको आयनाइजेशन के बाद वो था 3। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें कितने टोटल आयंस मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो आप देखोगे अच्छा आयनाइज करवाना मैंने सिखा दिया आपको, उस तरीके से आप आयनाइज कर लोगे, टोटल आयंस ऐसे गिन के बता दोगे। आपको ध्यान ही रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट को आपको तोड़ना नहीं है, सिर्फ बाहर जितने आयंस होंगे उसको तोड़ के आप दिखा दोगे और फिर प्लस कर दोगे दोनों को। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे बताओ ये 3 कंपाउंड आपको लिख के दे देंगे, मान लो ये और ये लिख के दे दिया। ठीक है, और पूछते हैं कि मुझे इन तीनों को कंपेयर करके बताओ कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, तो जिसमें आयन सबसे ज़्यादा निकलेंगे वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा। आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको आयनाइज कराता हूँ तो मुझे ये एक्चुअली में जो है ना आपको 3 ऐसे लिख के नहीं देंगे, आपको यहाँ पे Cl3 लिख के देंगे। तो जब आयनाइज कराओगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा Cl3 3 Cl दे देगा, और ये एक आयन होगा तो टोटल आपका 3 + 1 4 आयन्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 क्लोराइड के मिल जाएंगे, एक ये मिलेगा तो आपका 3 आयंस यहाँ मिल जाएगा। सेम यहाँ पे 2 आयंस मिल जाएंगे, तो यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2, तो आयन जो है देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आयन होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपको मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा आयंस है, मतलब कि 4 वाले, जिसमें 4 आयंस आपको मिल रहे थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो आपको क्या देंगे, वो आपको ये पूरा रिएक्शन लिख के दे देंगे, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा एक कंपाउंड है, उसको जब हम लोग एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सिर्फ 2 मोल AgCl निकल रहा है। ठीक है, इससे आप ये समझोगे अच्छा 2 मोल AgCl निकल रहा है मतलब कि सिर्फ 2 क्लोराइड आयन आयनाइजेशन में गए होंगे, मतलब कि 2 क्लोराइड आयन आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, बस इतना कंक्लूड आपको करना है। उसके बाद आपको बस फॉर्मुला लिखने आना चाहिए। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 क्लोराइड था, 2 बाहर प्रेजेंट होगा पक्का, तो मैं अगर इसको बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा मेरा, ये था ब्रैकेट, 2 मैंने बाहर लिख दिया क्लोराइड, Cl2 कितना बचा, 1 Cl अंदर बचा है, तो आपका कोबाल्ट तो मेटल अंदर ही प्रेजेंट होगा, 1 Cl आपका है तो Cl मैंने लिख दिया 1, और यहाँ पे 5 अमोनिया है तो NH3 ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, NH3 को मैंने पहले क्यों लिखा, ये जब हम लोग फॉर्मूला राइटिंग सीखेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख पाओगे। क्या चीज़ आपने नोटिस किया कि बोला गया 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब कि 2 क्लोराइड आयन यूज हुए होंगे, तो इस Cl3 में से आपने 2 Cl को बाहर रख दिया, क्योंकि अगर आयनाइजेशन में चाहिए मुझे, अगर वो प्रेसिपिटेशन में यूज हो रहा है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा, और बाकी के क्लोराइड आयन को अगर वो बचा है तो अंदर लिखोगे, और आपने ये इंश्योर किया कि कोबाल्ट के साथ 6 ही जो ग्रुप्स है वो अटैच्ड है। ठीक है, वो बॉन्डेड है। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बोला गया कि 3 मोल AgCl निकल रहा है, मतलब कि ये जो तीनों क्लोराइड आयन है ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब कि कोबाल्ट के साथ यहाँ पे सिर्फ NH3 6 प्रेजेंट है, तो 6 यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे भी देखोगे तो 6 ग्रुप मेटल के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखोगे तो वही होगा। अब अगर मैं आपको नहीं भी बोलता हूँ, ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, अगर मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो आप भी तब भी आप देख के बता सकते हो कि हमने नोटिस किया था, हमें बोला गया था, वर्नरस्टेड ने बोला था कि मेटल के साथ हमेशा आपको 6 ग्रुप बॉन्डेड रखने हैं। उसमें पहले आप अमोनिया को बॉन्ड करोगे, उसके बाद जो बचे हुए क्लोराइड है उसको यूज करोगे, बाकी को आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भेज दोगे। तो आपको 6 लगाने हैं, तो 4 NH3 प्रेजेंट है, कितने कम है, 2 कम है, तो 2 आपने Cl यूज कर लिया, 1 बच गया, एक ही ब्रैकेट के बाहर जाएगा, और इस क्योंकि एक ही बाहर गया है इसलिए सिर्फ यहाँ पे 1 मोल AgCl निकला था। इस तरीके से आपसे इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधे सीधे ये फॉर्मुला देके। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे काम कर रहे हैं। पहले आपको 6 बॉन्ड करने हैं, जिसमें पहले आप NH3 यूज करोगे, फिर आप क्लोराइड यूज करोगे, क्लोराइड जितने बच गए वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चले जाएंगे और वही प्रेसिपिटेशन में यूज होंगे। ठीक है, चाहे आपको रिएक्शन लिख के दे दे या फॉर्मुला से पूछे, आप दोनों में आंसर दे पाओगे। वही चीज़ यहाँ पे करके बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखना आपको आना चाहिए। मैंने आपको पहले तो
आयंस कैलकुलेट करना बताया जिसमें आयन टोटल 4 आया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलता है कंडक्टिविटी लिख के बताओ और रेशियो के फॉर्म में है तो आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ पे अगर रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे एक आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है वो तो 1 ही रहेगा सब में, क्योंकि वो तो डिसोसिएट होता नहीं है। जितने बाहर आयंस हैं वो आपको उस 1 के रेशियो में लिख देना है। यहाँ पे जैसे Cl3 था तो 3 Cl नेगेटिव मिल जाएगा तो 1:3 हो गया। यहाँ पे 2 है तो 1:2 हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1:1 हो गया। यहाँ पे भी सेम है, ये तो सेम ही है तो 1:1 हो गया, ठीक है। तो कंडक्टिविटी लिखना भी आपको आना चाहिए, ये भी पूछते हैं आपसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि मान लो ये दे दिया आपको और बोल रहे हैं कि इसका जो कंडक्टिविटी रेशियो है वो है 1:2। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो 2 है वो क्लोराइड आयन वाला है, मतलब कि 2 क्लोराइड आयन आपके ब्रैकेट के बाहर होंगे। अब उससे आप फिर से जाकर स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लिख सकते हो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछते हैं। पीवाईक्यू में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसके बाद आप कुछ चीज़ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, स्पेशली इस वाले बॉक्स में, कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इसका फॉर्मूला एकदम सेम है, इसकी कंडक्टिविटी सेम है, फॉर्मूला भी एकदम सेम है, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो कि इससे बन के आ रहा है, ठीक है। देखोगे तो सेम है, COCl3 4NH3 COCl3 4NH3, लेकिन जो कलर दिखा रहे हैं ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है, ग्रीन और वायलेट, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइसोमर्स है, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट जब देखने जाएंगे हम लोग तो एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, इसलिए अरेंजमेंट अलग अलग है और अरेंजमेंट अलग अलग है तो इसलिए ये आइसोमर्स है और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है आपका। तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोला जाता है, वही बस इन्होंने यहाँ पे बताया। तो कभी असर्शन रीजन के अगर फॉर्म में आता है तो ये याद रखना कि COCl3.4NH3 दो कलर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्रीन एंड वॉयलेट, एकदम सही असर्शन है। रीजन ये दोनों आइसोमर्स है, रीजन ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, सिस और ट्रांस, ठीक है। हम लोग आगे देखते जाएंगे सब। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट मेरा मिस हुआ है, वो ये है कि वार्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में प्रपोज किया था। 2 टाइप की वैलेंसीज बताई थी वार्नर साहब ने, एक प्राइमरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पे इन्होंने ऊपर से जनरली एक्सप्लेन किया है कि सेकेंडरी वैलेंसी कुछ और नहीं है बल्कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्डेड है। लेकिन ये उतना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग को डाइडेंटेड लिगेंड्स में मिलेंगे तो उसमें आप फिर गलती कर सकते हो, तो मैं इसलिए आपको समझा दूंगा। अभी के लिए याद रखो कि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, ठीक है। और इसको एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल आयन के साथ। और यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये सारे जितने भी लिगेंड आप यहाँ पे देख रहे हो सारे यूनिडेंटेड है, तो जितने बॉन्डेड होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ही सेकेंडरी वैलेंस होगा, तो यहाँ सही है। लेकिन जैसे डाइडेंटेड आएगा तो वहाँ पे ये आपका ये कंसेप्ट गलत हो जाता है और उसमें ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स लिख रहे हैं उसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स बॉन्डेड है। इसको जब हम लोग आगे जाएंगे तो और क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने सीख ली, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने जो देखा ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जनरल था, पता होना ही चाहिए। वार्नर साहब ने फिजिकल केमिकल के बिहेवियर के बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था। 2 टाइप की वैलेंसी प्रपोज की थी, प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों का क्या मतलब है बता दिया। ये दोनों ही वैलेंसीज मेटल आयन के लिए बोला गया था, लिगेंड्स के लिए नहीं। तो कभी असर्शन या कोई स्टेटमेंट आता है कि उसमें लिखा है कि वार्नर प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर ए लिगेंड, गलत स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने यहाँ पे आपको। फिर मैंने बोला कि जो केमिकल बिहेवियर है उन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के नोटिस किया था, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन ये था, दूसरा यहाँ पे इन्होंने कंडक्टिविटी करके देखा था। उससे समझाने के लिए उसको समझाने के लिए यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए थे, एक 6 ग्रुप्स हमेशा बॉन्डेड रहेंगे और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होता है, सिर्फ बाहर वाला होता है। उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कैसे आपको फॉर्मुला लिखना है, मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो मेन पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं वार्नर थ्योरी के, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ वार्नर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पोस्टुलेट ऑफ वार्नर थ्योरी। तो कुछ भी ये चेंज कर देंगे हल्का सा माइनस और वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स या कौन कौन से थियरीज उन्होंने प्रपोज किया था। पहला पॉइंट, अब ये मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट जो बोला गया था, वार्नर साहब ने ये बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है वो 2 टाइप के वैलेंसी शो करता है या फिर 2 टाइप के लिंकेज शो करता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सही है? तो हाँ सही है भैया, आपने बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है, उसी को यहाँ पे लिंकेज बोला गया है, तो एकदम सही बात है, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, इन दोनों का मैंने मतलब आपको बता दिया था। सेकंड पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो नॉर्मली आयनाइजेबल होते हैं। इसमें इन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिर्फ ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे के सारे प्राइमरी वैलेंसीज ब्रैकेट के बाहर है, तो एज्यूम किया था कि क्योंकि सारे प्राइमरी वैलेंसीज ब्रैकेट के बाहर है तो वो आयनाइज ही होंगे। लेकिन अगर आप इस केस में देखने जाओगे तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ इस केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कैलकुलेट करना तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो इसमें कैसे करते हैं कि जो दोनों Cl नेगेटिव है इनको जब हटा देंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज है 2+ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद NH3 यहाँ न्यूट्रल होता है तो ये 0 हो गया, इसको x मानेंगे, Cl यहाँ पे -1 होगा, तो इसका जो मैं लिखूंगा तो x -1 + 0 × 5, क्योंकि 5 था एमाइन, इज इक्वल टू जो चार्ज होगा पूरे कंपाउंड में, तो +2 चार्ज है क्लोराइड हटाने के बाद। जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका x + 3 के इक्वल। तो मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है कोबाल्ट का, तो प्राइमरी वैलेंसी +3 है, सिंपल। कोई अगर आपसे सीधे सीधे प्राइमरी वैलेंसी पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे। लेकिन क्या यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है सारे के सारे आयनाइजेबल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिर्फ 2 क्लोराइड आयन है वही बाहर है, मतलब कि 3 में से जो कि 3 प्राइमरी वैलेंसी है इसकी सिर्फ 2 ही आयनाइजेबल है। तो यही चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है और इसलिए यहाँ पे लिखा गया नॉर्मली, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल, नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई थी या किसने समझाया नहीं था तो मैंने समझा दिया। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसीज को कौन सेटिस्फाई करता है? तो प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या है? मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, मेटल के ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो
नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, एनाइन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। एकदम सही बात है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल या प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल, एकदम सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी वैलेंसीज आर ऑलवेज आयनाइजेबल, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। आपको प्राइमरी वैलेंसी क्या था, ऑक्सीजन नंबर था। ऑक्सीजन नंबर क्या था, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कौन सेटिस्फाई करेगा, न्यूट्रल तो करेगा नहीं, तो नेगेटिव आयंस सेटिस्फाई करेंगे। एकदम सही बात है। ठीक है, कंसेप्चुअली ध्यान रखो, जो चीज़ आप कंसेप्चुअली नहीं सोच सकते हो एग्जाम के जब स्टेटमेंट आएगा उस समय, तो वैसे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, बाकी पॉइंट्स को आप बस समझ के छोड़ सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होगा, तो सेकेंडरी वैलेंसीज वो वैलेंसीज थे या वैसे ग्रुप्स थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो कि मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और मेटल के साथ अगर डायरेक्टली बॉन्ड होना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होना होगा, और वो अगर अंदर प्रेजेंट है तो क्या वो आयनाइज होगा, नहीं होगा। अभी हमने देखा था, है ना, दोनों एक्सप्लेनेशन देखे थे हमने। तो यही चीज लिखी कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयनाइजेबल, ये थर्ड थ्योरी है आपका। उसके बाद कौन सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी को तो नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज को आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। आपको यहाँ पे मैंने बोला अभी कि NH3 यहाँ पे न्यूट्रल है, एकदम सही। जो Cl है, क्लोराइड है यहाँ पे, वो आपका एनाइन है, नेगेटिव आयन है। तो मतलब कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बोलोगे भैया 5 और एक 6 ग्रुप बॉन्डेड है, मतलब कि 6 है। अच्छा, क्या सारे सेकेंडरी वैलेंसीज को जो सेटिस्फाई किया गया है यहाँ पे, क्या वो न्यूट्रल और एनाइन दोनों के द्वारा सेटिस्फाई किया गया, तो हाँ सही बात है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इन्हीं को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये आपको पता है कि सेकेंडरी वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, थियरी में ये चीज़ वार्नर साहब ने बताया था, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्या सेकेंडरी वैलेंसी एक मेटल के लिए फिक्स है, हाँ सही बात है। ये वार्नर साहब ने कैसे नोटिस किया था, उन्होंने जब देखा था कि हमेशा हमें 6 ग्रुप मेटल के साथ लगाना ही लगाना है। अगर आप देखोगे इन सब में वेराई क्या कर रहा है, ये वेराई कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेटल के साथ 6 ग्रुप लगाने वाला फंडा है वो हमेशा सब में फिक्स है, सब में 6 लगाने हैं, चाहे कैसे लगाना हो। एमाइन और क्लोराइड को मिला के आपको 6 ग्रुप लगाने ही लगाने। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने देखा, और जिससे आप ये बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का फिक्स रहेगा, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी मेटल का फिक्स है। बहुत सही। लास्टली जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, मेटल के साथ कितने ग्रुप्स अरेंज है, और वो ग्रुप्स जितने अरेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज होगा। मान लो 4 अरेंज है तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर पैनल होगा, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्पेशल अरेंजमेंट बता सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि आयन एंड ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। बस याद कर लो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आपको समझाता है, कोई शेप है तो वो किस तरीके से अरेंज है, वो जो ग्रुप्स मेटल के साथ बॉन्डेड है, वो चीज़ हमें सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। ठीक है, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, ये चीज़ हमें बताती है कौन, सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे वार्नर थ्योरी के, जो कि मैंने आपको समझा दिया, ये आप क्लियरली उसको याद कर सकते हो। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल है, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, बढ़िया। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, एकदम सही। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, तो हमने देखा था नेगेटिव आयंस, एनायंस। सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस दोनों कर सकते हैं, जिसको हम लिगेंड्स बोलते हैं, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे नॉन डायरेक्शन होता है, तो हमें क्या प्राइमरी वैलेंसी से ये पता चल रहा था कि मेटल के अराउंड कैसे ग्रुप्स किस तरीके से अरेंज है, नहीं पता चल रहा था, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी जनरली वैसे नेगेटिव आयंस की बात कर रहा था जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है जनरली। ठीक है, तो इससे हमें स्ट्रक्चर पता नहीं चलता है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी हमने देखा मेटल के साथ जो ग्रुप्स है डायरेक्टली बॉन्डेड है वो कैसे अरेंज है ये बता देता है। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शन होती है, और ये ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन ये ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट नहीं करती है। ये भी हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती, क्योंकि ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ये जनरली स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि कैसे आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैंने बता दिया आपको। सेम इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे ये दिख रहा है आपको FeNH3 4Cl2Cl, इसमें मुझे आयरन का प्राइमरी वैलेंसी बताओ, तो आप ऑक्सीजन नंबर निकालोगे, सॉल्व करोगे, आपका 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो 3 आया वो किसके कारण आया, वो क्लोराइड आयन के कारण आया, क्योंकि यही आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दे रहा है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है, ये आपको पता है पहले से। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो जो 2 क्लोराइड आयन हैं वो ऐसे हैं जो कि प्राइमरी वैलेंसी में भी यूज हो रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी में भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि ये 4 और 2 मिलकर 6 आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो यहाँ पे जो 2 Cl2 है वो आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी यूज हो रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी यूज हो रहा है। तो कभी ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको आता है, आप पूछते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे क्लोराइड है, कितने नंबर ऑफ क्लोराइड है जो कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, अच्छा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे 3 आएगा, जो कि प्राइमरी वैलेंसी इक्वल है, बट आउट ऑफ 3 जो 2 क्लोराइड है वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। तो इससे आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे प्राइमरी वैलेंसी जो है आयनाइजेबल नहीं होते, क्योंकि इनमें से जो 2 क्लोराइड आयन है वो सेकेंडरी वैलेंसी की भी तरह करते हैं, जो कि आयनाइजेबल नहीं होते। ठीक है, बढ़िया। चलो 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 चलो, उसके बाद एक चीज़ यहाँ देख लो, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला इस तरीके से देखते हो, उसमें से जो ये वाला पार्ट होता है उसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है, जो आयंस बाहर होते हैं, जो कि आप आयनाइज कर सकते हो, जिसको आप यूज करते हो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, उनको हम लोग काउंटर आयंस बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखिए, इनसाइड स्क्वायर वाले पार्ट को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आउटसाइड स्क्वायर वाले पार्ट को काउंटर आयंस बोलते हैं। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बता दिया मैंने कि किस स्पेशल अरेंजमेंट में वो अरेंज्ड है। आगे चलते हैं, ये चीज़ एक लाइन लिखी हुई है कि मोस्टली
जो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखोगे उसमें जो सबसे कॉमन शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, सबसे कॉमनेस्ट शेप है आपका, फिर टेट्राहेड्रल है, फिर स्क्वायर प्लेनर। अब आ जाते हैं हम लोग ये एग्जांपल जो पूछा है वो देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसेस टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है आपको और इसके बेसिस पे आपको इन सब का जो मेटल है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर आपको सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? आपको दिख रहा है पहला जो क्वेश्चन है, मैं आंसर छुपा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है PdCl2.4NH3 दिया हुआ है, जो कि जिसमें जो AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वो है 2। ठीक है, जब इसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया गया होगा तो AgCl जो निकले वो 2 मोल्स निकले। इससे आपने क्या समझा? मैं बोलता जितने मोल AgCl निकले उतने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेशन यूज होंगे, मतलब उतने क्लोराइड आयन आपके ब्रैकेट के बाहर होंगे। अच्छा, बहुत सही। इसके पास 2 ही क्लोराइड है, दोनों ब्रैकेट के बाहर चले गए, तो अंदर कितने ग्रुप्स बचे? 4 ग्रुप बचे, और तो कुछ है नहीं। और जितने ग्रुप्स अंदर बचे अगर वो यूनिडेंटेट है तो फिर आप उसी को गिन के डायरेक्टली बता देते हो। और आपको पता है या मैं आगे बता दूंगा कि NH3 यूनिडेंटेट में ही आता है। ठीक है, मतलब यूनिडेंटेट का मतलब ये है कि बेसिकली एक बॉन्ड बना के मेटल के साथ बाउंड रहेगा। तो यहाँ पे 4 NH3 बचे, और 4 NH3 बचे मतलब कि 4 बॉन्ड इन्होंने मेटल के साथ बनाया होगा। डायरेक्टली बॉन्डेड ग्रुप जो है वो 4 है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी आपके यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है, बहुत सही। 6 नहीं हुए। 6 क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर जब आपने ये एक्सपेरिमेंट करके नोटिस किया तो आपने ये देखा कि इनमें से जो 2 क्लोराइड आयन जो यहाँ फॉर्मूला में लिखा गया है वो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये चीज़ आपने इस एक्सपेरिमेंट से पता किया। सेकंड देखोगे तो सेकंड में भी 2 मोल AgCl बाहर निकल गया है, और फॉर्मूला जो है वो आपका ये था, मतलब कि ये दोनों Cl बाहर चले जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6H2O प्रेजेंट है। H2O भी यूनिडेंटेट है, मतलब कि 6 है, तो 6 बता दोगे। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। ठीक है, सेकंड का भी आंसर देख लिया, फर्स्ट का भी सही है। आगे चलते हैं। PtCl4 2HCl, इसमें देख लो कि 0 मोल्स ऑफ AgCl निकला, तो मतलब कि सारे के सारे जो Cl है वो आपके अंदर प्रेजेंट है। तो आपका जो नंबर ऑफ ग्रुप है जो कि अंदर प्रेजेंट है प्लेटिनम के साथ बॉन्डेड है वो है 4, और 2HCl यहाँ पे है तो 6 हो गया। ठीक है, अगर आप थर्ड देखोगे, थर्ड का भी आंसर आपका क्या है? 6 है। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आगे देखते हो COCl3.4NH3, इसमें कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? तो एक प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि एक क्लोराइड आपका जो है वो बाहर प्रेजेंट होगा। एक बाहर है तो कितने अंदर बचे? 2 अंदर बचा, और 4 NH3 भी अंदर है, तो 4 + 2 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आगे चलते हैं। PtCl2.2NH3, 0 AgCl के मोल्स बन रहे हैं, मतलब कि क्लोराइड आयन एक भी बाहर नहीं है, मतलब कि सारे के सारे क्लोराइड आयन अंदर प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने NH3 हैं? अरे आपको दिख नहीं रहा, 2 NH3 प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 Cl2 जो कि दोनों ही अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एक भी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिखा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी आपकी 4 हो गई। तो इसका आंसर भी जो लास्ट वाले का है देखो 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस डेटा को कैसे यूज करना है? सेम ऐसे ही डेटा देके आपसे फॉर्मुला लिखवा सकते थे, तो वो भी आपको लिखने आना चाहिए था। ऑल्सो ये आपसे मान लो ऐसे ही कंपाउंड देके बोलते हैं मुझे इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताओ, तो उसके लिए आपको कोई डायग्राम कोई भी फॉर्मुला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो मेटल का। ठीक है, मेटल का ऑक्सीजन नंबर सॉल्व करके निकाल लो, वही आपका प्राइमरी वैलेंसी होगा। उसके लिए आपको फॉर्मुला लिखने की जरूरत नहीं है, ये टाइम बचाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मान लो जो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि इन सब में सारे के सारे जो लिगेंड्स यहाँ पे या जो ग्रुप साइटेस थे वो सारे के सारे आपके यूनिडेंटेड थे। अगर मान लो कोई बाइडेंटेड लिगेंड होता या कोई उससे ज़्यादा पॉलीडेंटेड लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट होता तब क्या करते? जैसे कि आपको दिख रहा है, मान लो NiCl2 3C2O4 दिया हुआ है, ये जो है ये ऑक्सलेट है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो 2 मोल AgCl बाहर निकल गया। इससे आपने क्या पता किया? इससे ये कंफर्म पता चल गया कि जो दोनों क्लोराइड आयन है वो आपके बाहर प्रेजेंट है। अच्छा, बाहर प्रेजेंट है मतलब कि यहाँ पे NiC2O4 होल थ्राइस ये ब्रैकेट के अंदर होगा, और जो दोनों Cl है वो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होंगे। बहुत सही। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें मुझे बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? तो आप बोलोगे भैया 3 ग्रुप्स हम लोग को दिख रहे हैं निकल के साथ अटैच, तो 3 होगा। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होगा, लेकिन इसका आंसर 6 है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑक्सलेट है ये आपका यूनिडेंटेड नहीं है, ये डाइडेंटेड है, मतलब कि एक ऑक्सलेट मेटल के साथ 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि 3 जो ग्रुप होगा वो आपके टोटल 6 बॉन्ड बनाएंगे, और आपको एक्चुअली वो जो बॉन्ड है वो आपको कैलकुलेट करना होता है या गिनना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बताते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या सेकेंडरी वैलेंसी कितनी। ठीक है, मतलब एक ऑक्सलेट 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो एक्चुअली 6 होगा आपका, ना कि 3। आगे चलते हैं, हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बीच क्या डिफरेंस है, उसके एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पैराग्राफ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच क्या डिफरेंस है। सेकंड, आपसे सिमिलरिटी पूछ सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या सिमिलरिटी है। उसके बाद आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो है कि ये डबल सॉल्ट का नाम दे देंगे और बोलेंगे उनमें से एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट घुसा देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बता दो। मोस्टली पूछते हैं कि इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट है ये बता दो, ये पहचान लो। या फिर वो मैच द फॉलोइंग देके आपसे इन डबल सॉल्ट को एक तरफ लिख देंगे, इनके फॉर्मुलाज, और एक तरफ उनके नेम्स लिख देंगे और आपको बोलेंगे मैच द फॉलोइंग करके बता दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला देखते हैं, नेम्स याद कर ले क्योंकि सबसे ज़्यादा वही पूछने के चांसेस है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 नाम है। पहला है KCl.MgCl2.6H2O, इसका नाम जो है वो कार्नेलाइट है। उसके बाद FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसका नाम मोहर सॉल्ट है। और पोटेशियम एल्यूमिनियम SO4 होल ट्वाइस 12H2O, ये जो है आपका पोटैश एलम,
ठीक है, याद कैसे रखना है या फिर प्रिडिक्ट कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है, मान लो अगर भूल गए तो, ठीक है। पोटाश एलम नाम में ही है, अगर जब फॉर्मूला होगा जिसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों दिखे वो आपका पोटाश एलम होगा, ठीक है। दूसरा बच्चा आपका कार्नेलाइट, जिसमें सी आ रहा है तो जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा वो आपका कार्नेलाइट वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है 2 Cl प्रेजेंट है। और मोहर सॉल्ट वाला फिर बचा हुआ जो भी होगा, ठीक है। या फिर याद रख सकते हो कि मोहर सॉल्ट में आपका आयरन प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला कैसे आता है, फॉर्मूला देखोगे कि जो पहले, इसको सीरीज में याद रखना, पहले दोनों में 6H2 है, लास्ट वाले में 12H2 है, ठीक है, लाइन से याद रखना। उसके बाद लास्ट वाला जो है आपको याद आएगा पोटाश एलम है, तो पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, साथ में सल्फेट है। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्मूला में सल्फेट आता है, ऊपर तो कार्नेलाइट था तो क्लोराइड वाला है, उसमें सल्फेट नहीं आता, ठीक है। ऊपर वाला है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2, नीचे वाला है आयरन सल्फेट, एमोनियम सल्फेट .6H2, और फिर इधर वाला है जो इसमें आपका ये पोटाश एलम है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट .12H2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो मैंने बता दिया कि ऊपर सेकंड और थर्ड में सल्फेट आएगा, ये ध्यान रखना, ऊपर वाले में क्लोराइड आएगा, ये ध्यान रखना। मोहर सॉल्ट में आयरन आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी पोटाश एलम में आपको नाम ही है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों दिखेगा, और कार्नेलाइट में आपको क्लोराइड दिखेगा। इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बाकी आप याद रख लेना इसको, ठीक है। कितने H2 मैंने बता दिया, ऊपर वाले दोनों में 6 और दोनों फिर जो लास्ट वाले उसमें 12H2 है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस से पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब भी आपका दिया होगा वो आपका हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में दिया होगा, क्योंकि अदरवाइज आप पहचान नहीं पाओगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में अगर दिया है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बेसिकली, ठीक है। इतना ध्यान रखो, तो जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए समझ जाओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। जो डबल सॉल्ट है उसका फीचर यह है कि उनमें जितने भी आयन सबको दिख रहे हैं, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो सब डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, सारे के सारे आयन्स इसमें खुल के निकल जाएंगे। मतलब कि जब देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा वाटर में, K+, Cl-, Mg+2, ठीक है, H+, OH-, इस तरीके से पूरा डिसोसिएट होकर निकल जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो तो इस फॉर्म में है, और मैंने बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब आप इसको खोल के देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। K4FeCN6 जब डिसोसिएट होगा तो वो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा। K4 है तो 4 K+ बाहर निकल के, क्योंकि बाहर वाला डिसोसिएट होता है, लेकिन अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयन है वो डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है जी। इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं कितने टोटल आयंस है तो 4 + 1 5 हो गए। अच्छा, तो ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो आपका डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब जो उसके स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि K4FeCN6 में आपको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद Fe और Cn, मतलब Fe2+ और Cn- आयंस मिल जाएंगे, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो Fe और Cn है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है और वो डिसोसिएट नहीं होंगे, इसलिए आयंस के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिंपल चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मुझे K+ मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कुछ डिसोसिएट नहीं होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है वो डिसोसिएट होता है, तो मुझे K+ मिलेगा, Fe+ और Cn- नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया हुआ है, इसमें मुझे वाटर में डालने के बाद K+ मिलेगा, Fe+2 मिलेगा, Cn- मिलेगा, गलत है। मुझे K+ मिलेगा, Fe2+ मिलेगा, लेकिन Cn- नहीं मिलेगा, गलत है। मुझे K+ मिलेगा, Fe+2 और Cn- नहीं मिलेगा, हाँ सही बात है, ठीक है। या फिर मुझे Fe+2 Cn- मिलेगा लेकिन K+ नहीं मिलेगा, गलत बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत लोग मिस करेंगे वो है सिमिलरिटी क्या है इन दोनों के बीच। सिमिलरिटी ये है कि जो दोनों डबल सॉल्ट होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उन दोनों में बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड्स अलग अलग स्टोशियोमेट्रिक रेशो में कंबाइंड होते हैं। इसमें आपको 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड स्टोशियोमेट्रिक रेशो में दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे डबल सॉल्ट को तो KCl एक स्टेबल कंपाउंड है, MgCl2 एक स्टेबल कंपाउंड है, H2 एक स्टेबल कंपाउंड है, और ये अलग अलग मतलब 1:1:6 के रेशो में प्रेजेंट है। तो एक स्टोशियोमेट्रिक रेशो में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, किसमें, डबल सॉल्ट में भी और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी। तो ये इन दोनों के बीच सिमिलरिटी है। तो ये भी अगर स्टेटमेंट कभी आता है तो आपको इसको सही मार्क करना है। आगे चलते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जैसे हम लोग का खत्म होगा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मेन चैप्टर, जहाँ से हम लोग नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, विबिलिटी और CFT करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका एक बेसिक बन रहा था। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप इजीली समझ पाओगे आगे आपको क्या करना है। तो डेफिनेशन में जो सबसे पहला वर्ड आपको पता होना चाहिए वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, ठीक है। लाइट चला गया, उसको इग्नोर करो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है ये समझने पर ध्यान दो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा लिख के दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आगे इसको इसी सेम चीज़ को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाएगा, आपको इग्नोर करना है। दोनों चीज़ एक चीज़ ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर है वो मैंने अभी बताया था, उसको काउंटर आयन बोलते हैं पहले। तो मतलब बाहर वाले आयंस को हम लोग काउंटर आयन बोलेंगे, और अंदर वाले जो पार्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। परफेक्ट। तो इन सब में ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये सारे का सारा जो है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है, बढ़िया। सेकंड चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको एक सेंट्रल मेटल एटम दिखता है या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं, वो आपको दिखता है। सबसे पहला क्वेश्चन या कभी स्टेटमेंट आता है, ठीक है, कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल एटम होता है वो लिविस एसिड की तरह काम करता है। एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि लिविस एसिड उसको बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करें। जो सेंट्रल एटम है मोस्टली यहाँ पे मेटल है,
और अगर उसको आयनिक फॉर्म में देखोगे तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर वो आयन के फॉर्म में है तो, और क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिविस एसिड की तरह काम करता है, ना कि लिविस बेस। ठीक है, वहीं पे जब इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल एटम तो लिविस एसिड है, लेकिन जो लिगेंड्स है वो लिविस बेस की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो लिविस बेस है, तो लिगेंड्स लिविस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो लिविस एसिड है, तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन आपका लिविस एसिड है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। इसके बारे में आपने ये देखा कि हर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक ना एक मेटल तो होगा ही। ठीक है, इन सबको अगर आप इसका जब ऑक्सीजन स्टेट निकाल के अलग करोगे तो ये आयनिक फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल है सॉल्व करोगे, अभी मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। निकल यहाँ पे Na+2 में है, कोबाल्ट यहाँ CO+3 में है और Fe यहाँ पे Fe+3 में है। सब पॉजिटिव चार्ज में है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे अपने लिगेंड से। तो यहाँ पे निकल को ये क्लोराइड और H2O सारे के सारे ये लिगेंड्स प्रेजेंट है, ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। वहीं पे इस कोबाल्ट को क्लोराइड और जो एमाइन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, आयरन को ये साइनाइड इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो ये सारे के सारे जो मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो लिविस बेस है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिविस एसिड है। ठीक है, क्यों है वो इंपॉर्टेंट बता दिया। तो एसोसिएशन रीजन के फॉर्म में आ सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम इज अ लिविस एसिड, सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा कि दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द सराउंडिंग एटम्स, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स। सही बात है, ठीक है, करेक्ट रीजन है एसोसिएशन का। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, वो है लिगेंड्स। उसी के ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, लिगेंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लिगेंड्स आर लिविस बेस। परफेक्ट, ये मैंने बता दिया आपको। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं और बोलूँ आपको याद करने के लिए, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपका ये काम है कि आप ये डेफिनेशन देख लेना एक बार। ठीक है, डेफिनेशन आसान है, कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स ऑफ ए सेंट्रल मेटल, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक सेंट्रल मेटल एटम दिखता है, जिसको आप अगर वो न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम बोल दिया, अगर वो चार्ज है तो आयन बोल दिया। ठीक है, बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। हर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक सेंट्रल मेटल एटम दिखा या आयन दिखा, और वो एक फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से आयन के साथ बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। वहीं पे सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं, इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ आयन और ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन ए डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये भी सही चीज़ है। इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें जो एटम है जिससे बहुत सारे फिक्स नंबर ऑफ आयंस या ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ऑक्टाइडल हो सकता है, स्क्वायर प्लेन हो सकता है या फिर टेट्राहेड्रल हो सकता है, उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आया तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लिख के ये पूछ लेगा कि किस क्या बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या सेंट्रल मेटल एटम है, ये पूछ सकते हैं। ऑप्शन में अलग अलग चीज़ दे सकते हैं। सिमिलरली लिगेंड्स का एक डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने देखा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो पार्ट जिससे बहुत सारे फिक्स ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। वहीं पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो पार्ट जो कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है उसको हम लोग लिगेंड्स बोलेंगे। तो वही चीज लिखा है, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। परफेक्ट। अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये तो चलो डेफिनेशन आप समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो नीचे वाला पार्ट है, वो ये चीज़ है कि ये जो लिगेंड्स है, मैंने आपको बोला था ये जो लिगेंड्स है, मैंने दिखाया था कि NH3 न्यूट्रल होता है, Cl आपका एनाइन होता है। तो ये आपके सिंपल आयंस हो सकते हैं लाइक Cl नेगेटिव, एनाइन हो सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O NH3 जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो लिगेंड्स है ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। सही बात है। ये जो लिगेंड्स है ये सिंपल आयंस हो सकते हैं लाइक क्लोराइड आयन, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लाइक H2O या फिर NH3, या फिर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लाइक ये, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन, और ये जो है आपका ट्राइन है। बेसिकली इसको हम लोग EN बोलते हैं और इसको हम लोग ट्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स और ये भी लिगेंड्स ही हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो बहुत लोग मिस करेंगे, इतना तो सबको पता होगा, अगर या फिर नहीं भी पता होगा स्टेटमेंट में देख के करेक्ट कर देंगे। जो लोग मिस करेंगे वो ये है, अगर मैं बोलता हूँ कि क्या प्रोटीन या फिर दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स की तरह काम कर सकते हैं, तो काम कर सकते हैं। ये चीज़ एनसीईआरटी लिखती है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्रोटीन कैन एक्ट एज लिगेंड, ये बताओ सही स्टेटमेंट है गलत है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो लिगेंड्स का मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। यहाँ पे कौन कौन से आयन या मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स की तरह काम कर सकते हैं, तो सिंपल आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एस प्रोटीन्स भी लिगेंड्स की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं मेन चीज़ जो कि है लिगेंड्स के टाइप्स। तो लिगेंड्स जो है वो 3 टाइप के मेनली हो सकते हैं। पहला है यूनिडेंटेड लिगेंड, दूसरा है डाइडेंटेड लिगेंड और तीसरा है पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब ये क्या है, डेंटेड का क्या मतलब होता है? देखो, जो लिगेंड है वो मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, सबको पता चल गया अभी तक। अब जो लिगेंड है अगर वो एक डोनर एटम से बॉन्डेड है मेटल के साथ, तो उसको हम लोग यूनिडेंटेड बोलते हैं। मतलब कि एक लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, यूनिडेंटेड लिगेंड है। वहीं पे एक लिगेंड मेटल के साथ 2 डिफरेंट डोनर एटम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, तो उस केस में एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम लोग डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे पॉलीडेंटेड 2 से ज़्यादा डोनर एटम से अगर वो मेटल के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ याद हो गई। यूनिडेंटेड सिंगल डोनर एटम के साथ बॉन्डेड, ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड्स होते हैं जो कि सिंगल डोनर एटम के साथ मेटल के साथ बॉन्डेड होंगे, एकदम सही बात है। डाइडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड है जो कि 2 डोनर एटम से
एक मेटल के साथ बॉन्डेड होंगे, एकदम सही बात है। इसके एग्जांपल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको यूज करना है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो यूनिडेटेड लिगेंड का एग्जांपल जो मैंने लिखा है उतना याद कर लो। Cl नेगेटिव हो या दूसरे हाइड्रोजन्स हो, यूनिडेटेड लिगेंड में आते हैं। H2O और NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यूनिडेटेड लिगेंड है, ठीक है। इसमें आपको ये लोन पेयर नहीं देखना है, इसमें आपको देखना है कि डोनर एटम कितने हैं। तो H2O के पास सिर्फ ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम है, वहीं पे NH3 के पास सिर्फ नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम है, ठीक है। इसलिए ये यूनिडेटेड लिगेंड हुए। तो जब भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये लगे होंगे और मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो जितने NH3 है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना H2 है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि वो एक बॉन्ड बना रहा है। लेकिन डाइडेंटेड की बात अलग है। सबसे पहले देखो डाइडेंटेड का डेफिनेशन बता दिया, उसका एग्जांपल याद कर लो। इसका एग्जांपल है आपका EN और ऑक्सलेट। ये दो एग्जांपल एकदम दिमाग में घुसा लो, क्योंकि बार बार दिखेगा, बहुत बार दिखेगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म से लेके VBT से लेके CFT तक सब जगह आपको ये दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन। इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं EN, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है C2O4 2 नेगेटिव, इसको ऑक्सलेट बोलते हैं, बहुत लोगों को पता होगा। उसको अगर मैं खोल के लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिख रहा है सबको COO नेगेटिव, COO नेगेटिव के साथ बॉन्ड, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सलेट होता है। इसी को हम लोग C2O4 2 नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, याद क्या रखना है आपको कि ऑक्सलेट के ऊपर चार्ज कितना 2 नेगेटिव है, क्योंकि ये आप ऑक्सीडेशन नंबर यूज करने जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें यूज होगा। दूसरा जो EN है वो न्यूट्रल है, आपको दिख रहा है, इस पर कोई चार्ज आपको दिख रहा है नहीं, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए EN आपका है न्यूट्रल। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज डाइडेंटेड लिगेंड के नाम बताओ, बोलोगे भैया दो है, एक ऑक्सलेट है C2O4 2 नेगेटिव, एक भैया EN है जो कि न्यूट्रल है, उसका फॉर्मूला है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। उसके दोनों नाइट्रोजन पे लोन पे दिख रहा है, और क्योंकि इसके पास दो नाइट्रोजन है, दोनों डोनर की तरह काम करेंगे, इसलिए डाइडेंटेड हुआ, क्योंकि एक EN दो नाइट्रोजन से एक मेटल के साथ बॉन्ड होगा। इसी को मैं अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बनाया है एक मेटल, ठीक है, और ये बनाया है मैंने 3 EN के मॉलिक्यूल्स, इथेन 1,2 डायमीन। एक EN अपने दोनों नाइट्रोजन को यूज करके मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। मतलब कि यहाँ पे कितने EN यूज हुए, आपको दिख रहा है 3 EN यूज हुए, कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो अगर आप मेटल के साथ देखोगे कि कितने ग्रुप्स अटैच है, तो मेटल को तो ये दिख रहा है कि मेरे साथ तो भैया 6 ग्रुप अटैच है, और इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है ना कि 3, और इसीलिए इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है ना कि 3। और यही एग्जांपल मैंने आपको ऑक्सलेट वाला दिया था जब मैंने वो क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। कि किस तरीके से आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब उन्होंने बात की थी उन्होंने बस यूनिडेटेड लिगेंड को लेकर सारा बात उन्होंने बोल दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रुप्स का मतलब ये ग्रुप नहीं है कि EN कितने अटैच है, उनका मतलब था कि कितने डोनर एटम्स अटैच है एक मेटल के साथ, ठीक है। ये चीज़ थी जो मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया आपकी। अब देखो, अब मैंने आपको डाइडेंटेड का एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है, जिसमें EN एज एन एग्जाम्पल आ रहा था। पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल याद रखना कि जो EN है वो तो डाइडेंटेड है, लेकिन ट्राइन और डाइन, मतलब कि डाइन और ट्राइन आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। ये दोनों याद रखना। अब डाइन ट्राइन क्या है, EN तो मैंने आपको बता दिया, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। मतलब कि उसमें दो नाइट्रोजन ऐसे डोनर एटम की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए वो डाइडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सीलेट में दो ऑक्सीजन, सॉरी मैंने बताया नहीं आपको ना ऑक्सीलेट का, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीलेट है इसमें दो ऑक्सीजन ऐसे डोनर एटम काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी डाइडेंटेड लिगेंड हुआ। इसका चार्ज मैंने बता दिया था आपको। अब जो डाइन है वो क्या है, डाइन आपका ऐसा होता है, जो NH है वो दो CH2 CH2 NH2 के साथ बॉन्डेड है। अब इसमें कितने डोनर एटम्स बताना मेरे को, इसमें भैया एक नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तीनों के पास लोन पेयर होगा, तो तीनों ऐसे डोनर एटम काम करेंगे। तो मतलब एक डाइन 3 नाइट्रोजन को यूज करके एक मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्योंकि इसके पास 3 डोनर एटम्स है, मतलब कि ये जो है आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है। मतलब कि डाइन जो है वो ट्राइडेंटेड होता है। सेम जो ट्राइन होगा उसके पास यहाँ पे एक और CH2 CH2 NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H कम हो जाएगा क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, और ये ट्राइन हो जाएगा आपका। और ट्राइन के पास कितने डोनर नाइट्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3, और एक इसमें होगा इस ग्रुप में 4, ठीक है। तो 4 आपके पास इसमें डोनर आइटम्स हो जाएंगे। तो मतलब कि ट्राइन जो है वो टेट्राडेंटेड होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दिख रहा है आपको, देखो ये है, देखो NH CH2 CH2 NH2 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका डाइन है, पहचानने के लिए बता रहा हूँ। और दूसरा ये जो है N CH2 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 NH2 होल ट्वाइस, ये आपका ट्राइन है। इसके पास कितने डोनर आइटम्स हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है और एक नाइट्रोजन यहाँ 4 है, तो ये टेट्राडेंटेड हो गया। और डाइन जो है उसके पास एक N यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 3, तो ये ट्राइडेंटेड हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है जो कि है EDTA4 नेगेटिव, जो कि सबसे फेमस एग्जांपल है। और इससे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सबसे पहले EDTA के ऊपर चार्ज कितना है, तो 4 नेगेटिव, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम से याद भी करवा दूंगा। जब भी आपको चार्ज याद रखना है ना, आप हमेशा उसका स्ट्रक्चर याद रखो, इसलिए मैंने आपको सबका स्ट्रक्चर बना के दिखाया। EN आपको मोस्टली लोगों को बस EN पता होता है, लेकिन फॉर्मुला क्या पता ही नहीं है। NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। इथेन 1,2 डायमीन, EN बोलते हैं। 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, दोनों बॉन्ड करेगा, 2 डोनर एटम है इसलिए डाइडेंटेड है। सेम डाइन बता दिया, ट्राइन बता दिया। EDTA4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताता हूँ, इससे पहले उसका नाम देख लो। EDTA4 नेगेटिव है ना, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट इसका नाम है, ठीक है। कैसा लिगेंड होता है, कितना इसका डेंसिटी कितना है, मतलब कितने डोनर एटम्स इसके पास है, तो आप देखोगे इसमें हेक्साडेंटेड होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम है और साथ ही साथ 4 ऑक्सीजन भी एज ए डोनर एटम है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी ने बना के दिखाया हुआ है, ये है, ठीक है। ये छुप गया था यहाँ पे, इसके पीछे चला गया स्टिकी नोट्स के पीछे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया। आपको दिख रहा है कि ये आपका जो है ये EDTA4 नेगेटिव है, ठीक है। 4 नेगेटिव कहाँ से आया, इसके पास 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज, इसलिए 4 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डोनर आइटम्स कितने हैं, तो आपको दिख रहा है 1 नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा चौथा ऑक्सीजन, मतलब कि 4 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, 6 डोनर आइटम्स है,
इसलिए ये हेक्साडेंटेट हो गया। तो ये 6 डोनर आइटम्स को यूज़ कर सकता है एक मेटल के साथ बॉन्ड करने में, मतलब कि अकेले 6 बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, हेक्साडेंटेट हो गया, ये मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, कैसे बनाना है, CH2 ठीक है, दोनों के साथ एक एक नाइट्रोजन है और हर एक नाइट्रोजन के साथ आपको दो CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव बना देना। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें से आपको दिख रहा है 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम की तरह है, 2 और 4 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे डोनर आइटम के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैंने ये तो बता दिया आपको कि ये जो है ये ट्राइन है और ये टेट्राडेंटेट होता है, और ये डाइन जो है वो ट्राइडेंटेट होता है। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। EN डाइडेंटेट, डाइन ट्राइडेंटेट, ट्राइन टेट्राडेंटेट, ठीक है, याद कर लो। और ये चार्ट याद कर लो, ठीक है, यही आप यूज़ करोगे बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी कुछ नहीं है, जो लिगेंड है उसके पास कितने डोनर आइटम्स है वही उसका डेंसिटी हो गया। मतलब कि EN का अगर मैं आपसे डेंसिटी पूछता हूँ तो आपका हो जाएगा 2, ऑक्सीलेट का भी 2, ट्राइन का हो जाएगा 4, डाइन का हो गया 3, EDTA 4 नेगेटिव, मतलब हेक्साडेंटेट है, मतलब 6 डोनर आइटम है, मतलब कि 6 हो गया उसका डेंसिटी। वहीं पे यूनिडेंटेट का 1 होता है, ठीक है। तो डेंसिटी मोस्टली डाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के लिए बताया जाता है। तो उसी को NCERT ने भी डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन किया है देख लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो कभी एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि इसमें तो डोनर आइटम्स के फॉर्म में लिखा नहीं है, इसमें तो कुछ लाइगेटिंग ग्रुप्स के बारे में बोल रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट NCERT ने क्या लिखा है कि जब भी एक डाई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या 2 से ज़्यादा अगर उसका डोनर आइटम है उसको यूज़ करके साइमल्टेनियसली यूज़ करके एक सिंगल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस केस में उसको केलेट लिगेंड बोलते हैं। केलेट लिगेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि केलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। अगर आप देख रहे हो ये EN है जो कि एक डाइडेंटेट लिगेंड है, इसके पास 2 डोनर आइटम्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहा है, मतलब एक ही समय पे दोनों डोनर आइटम्स को यूज़ करके मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, और इस चक्कर में यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग केलेट बोलते हैं। और क्योंकि ये लिगेंड ऐसा कर पा रहा है, ऐसा एक रिंग फॉर्मेशन करवा पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग केलेट लिगेंड बोलते हैं। तो मतलब कि डाई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हम लोग केलेट लिगेंड बोलते हैं, यूनिडेंटेट को हम लोग केलेट लिगेंड नहीं बोलेंगे। तो यही बोला गया यहाँ पे, मतलब मैंने इससे कंक्लूजन निकाला है जो कि एकदम सही है कि यूनिडेंटेट लिगेंड्स कैन नॉट बी ए केलेट लिगेंड। सही बात है, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, उनके पास एक ही डोनर आइटम प्रेजेंट है। एकदम सही पॉइंट है। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे NCERT ने डेंटिसिटी को डिफाइन किया है। द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। मतलब कि इस लिगेंड के पास ये जो डोनर आइटम्स प्रेजेंट थे 2 अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट थे, तो ये कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स एक लिगेंड के पास प्रेजेंट है उसी को डेंटिसिटी बोलते हैं। ऐसा NCERT इस तरीके से समझा दिया डेंटिसिटी को। बाकी डेंटिसिटी का मतलब यही है कि कितने डोनर आइटम्स उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, कभी अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आया तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लाइगेटिंग ग्रुप्स के बारे में क्या बात हो रही है। उस लिगेंड के पास कितने डोनर आइटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि ये डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अपने एक से ज़्यादा डोनर आइटम को यूज़ करके एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू यूनिडेंटेट लिगेंड। तो वही लिखा गया है कि जो केलेट कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड्स। तो ये अगर कभी स्टेटमेंट आता है तो एकदम सही पॉइंट है, और ये असर्शन के फॉर्म में आएगा, और इसका रीजन जो होगा वो ऊपर वाला होगा, क्योंकि वो जो डाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा डोनर आइटम को साइमल्टेनियसली यूज़ करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये AR के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग और एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है ये देखना है, उसके एग्जांपल्स देखने हैं। तो NCERT में 2 एग्जांपल दिया है एम्बीडेंटेट लिगेंड का, एक है SCN और दूसरा है NO2, ठीक है। SCN नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। चार्ज याद रखना है सबका, ठीक है, क्योंकि इसको आप यूज़ करोगे जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे मेटल का। तो NO2 के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, SCN के ऊपर भी एक -1 चार्ज है, ठीक है। पहला पॉइंट, तो एम्बीडेंटेट का एग्जाम्पल क्या है, SCN और NO2। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर आइटम प्रेजेंट हो, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट है कि 2 डिफरेंट डोनर आइटम प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एक समय पे जब भी वो किसी मेटल के साथ बॉन्ड हो रहा है तो एक टाइम पे वो किसी एक का ही यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। वैसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड बोल रहे हैं। और क्योंकि एक टाइम में वो एक ही डोनर आइटम को यूज़ कर रहा है, मतलब कि वो 2 तरीके से बॉन्ड कर सकता है मेटल के साथ, एक बार एक डोनर आइटम को यूज़ करके, दूसरे बार दूसरे डोनर आइटम को यूज़ करके। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको SCN और NO2 नेगेटिव आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको NO2 का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे SCN का एग्जाम्पल दिया है। आपको दिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो NO2 है जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उस समय वो अपने नाइट्रोजन वाले डोनर आइटम को यूज़ कर रहा है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में जब वो अपने मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसमें वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर रहा है बल्कि ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। तो इस NO2 के पास 2 डोनर आइटम्स प्रेजेंट है, एक N दूसरा O। एक टाइम में सिर्फ एक यूज़ कर सकता है और इसीलिए एक मेटल के साथ ये 2 तरीके से बॉन्ड बना सकता है। एक बार जब वो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, एक बार जब वो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाए। इसीलिए ऐसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, और इसलिए इसका नाम भी वेरी करता है। जब ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको हम लोग नाइट्राइटो N बोल रहे हैं, इस लिगेंड को हम लोग नाइट्राइटो N बोल रहे हैं। और जब ये O के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन को ऐसे डोनर आइटम यूज़ कर रहा है, तो इसको हम लोग नाइट्राइटो O बोल रहे हैं। सिमिलरली SCN में सल्फर है और नाइट्रोजन दोनों ऐसे डोनर आइटम काम कर सकते हैं। जब वो सल्फर को यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ, तब उसको हम लोग बोलेंगे थायोसायनेटो S। और जब नाइट्रोजन को यूज़ करेगा मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तब बोलेंगे उसको हम लोग थायोसायनेटो N, ठीक है। इस तरीके से उसका जो लिगेंड है उसका नाम चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा डोनर आइटम यूज़ कर रहा है। और क्योंकि
इसके पास भी दो डोनर एटम्स हैं जैसा कि डाइडेंटेट के पास होता है, लेकिन डाइडेंटेट एक टाइम पे दोनों को, इसलिए वहाँ पे लिखा था साइमल्टेनियसली दोनों को यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए वो डाइडेंटेट लिगेंड है। लेकिन इसके पास भले ही दो डोनर एटम्स प्रेजेंट है और दोनों ही डिफरेंट है, ये भी पॉइंट याद रखना है। जो ईएन था उसके पास दोनों एटम्स थे वो सेम थे, दोनों नाइट्रोजन था। ऑक्सीडेट के पास भी दोनों ऑक्सीजन था। एम्बिडेंटेट के पास दोनों डोनर एटम्स अलग होते हैं, एक टाइम पे वो किसी एक को यूज करता है, इसलिए यहाँ पे आइदर लिखा है, साइमल्टेनियसली नहीं लिखा है। और वैसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर ऑलवेज यूनिडेंटेड लिगेंड, तो एकदम सही बात है। भले ही उसके पास दो डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इसलिए यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। परफेक्ट है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये देखते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही निकाल के आप फिर सेकेंडरी वैलेंसी बताते थे वार्नर्स थ्योरम। तो अगर आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, जो कि मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखो। पहले तो क्या बोल दिया गया था कि मेटल के साथ कितने ग्रुप्स अटैच हैं, डायरेक्टली कितने ग्रुप्स अटैच हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। लेकिन उससे कंफ्यूजन हो सकता था, जो मैंने आपको क्लियर किया कि अगर यूनिडेंटेड है तब तो ये ठीक है, लेकिन डाइडेंटेड में आपको देखना होता है कितने डोनर एटम्स अटैच हैं। ठीक है, वही चीज एनसीईआरटी लिखती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। इंपॉर्टेंट क्या है, ये नहीं बोला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि मेटल आयन कितने लिगेंड से बॉन्डेड है, मेटल आयन कितने लिगेंड के डोनर एटम से बॉन्डेड है। अब हो सकता है उस लिगेंड के पास दो डोनर एटम हो, तीन हो, चार हो, तो कितने डोनर एटम से बॉन्डेड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ना कि कितने लिगेंड से बॉन्डेड। ये फर्क है ग्रुप बोलना और ग्रुप के डोनर एटम को अलग अलग बताना। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना कि लिगेंड के कितने डोनर एटम से वो बॉन्डेड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और टोटल ऐसे कितने डोनर एटम्स है वो देखना होता है हम लोग को। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप देख लो कि कितने लिगेंड्स के ग्रुप है, ठीक है, कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है देख लो, और उस लिगेंड की डेंसिटी क्या है वो देख लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे PTCl6 दिया हुआ है। ठीक है, Cl कौन सा था बताओ, यूनिडेंटेड था, डाइडेंटेड था या फिर पॉलीडेंटेड था। तो देखो भैया आपने बताया था ClH2NH3 ये सारी यूनिडेंटेड होते हैं, मतलब कि ये 1 है इसका, मतलब इसका जो डेंसिटी है 1 है। कितने लाइगेंड ग्रुप्स हैं, 6 है, तो 6 × 1 किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। सेम NH3 यूनिडेंटेड है, 4 लिगेंड है, 4 × 1 किया, 4 आ गया। आगे चलते हैं, ये वाला देखो FeC2O4, ये क्या है, ये ऑक्सीलेट है। क्या ये डाइडेंटेड होता है, हाँ होता है। कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो 3 है। 3 इंटू क्या करूंगा, 1 करूंगा या 2 करूंगा, 2 करूंगा तो 6 आएगा मेरा यहाँ पे। यही फर्क होता है। ठीक है, लाइगेंड ग्रुप्स नहीं देख रहे हैं हम लोग, लाइगेंड ग्रुप्स कितने डोनर एटम से बॉन्डेड है टोटल वो देख रहे हैं। ठीक है, सेम EN डाइडेंटेड है, कितने हैं, 3 है, डेंसिटी कितनी है, 2 है, 6 आ गया। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो वही लिखा है C2O4 और EN दोनों आपके डाइडेंटेड है, इसलिए आप 3 2 करोगे और इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे। परफेक्ट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट लाइन, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देख रहे होते हैं, पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझाना है आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है और पूछा है मुझे बताओ यहाँ पे जो लिगेंड है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लिगेंड है वो ये तो मेटल है, ये लिगेंड है, ट्राइन है। ट्राइन का डेंसिटी भैया ने बताया था 4 होता है ना। ईन का 2 है, डाइडेंटेड है। डाइन और ट्राइन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, जिसमें डाइन का 3 होता है, ट्राइन का 4 होता है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाया था कि कितने डोनर आइटम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्राइन में कितने डोनर आइटम्स से 4 है, तो डेंसिटी क्या होती है, कितने डोनर आइटम्स प्रेजेंट है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो 4 हो जाएगी, और इसलिए ट्राइन जो है आपका टेट्राडेंटेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, जो कि बहुत कम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, मैं आपसे मान लो कभी अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ इसमें डेंसिटी कितनी है, बस ये पूछा, स्पेसिफाई नहीं किया कि OH का पूछा या EDTA का पूछा, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेंसिटी, मैंने आपको बोला भी था, एनसीईआरटी डिफाइन भी डाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड के लिए करेगी। यूनिडेंटेड के लिए डेंसिटी पता करके करना ही क्या है, हमें पता है कि यूनिडेंटेड लिगेंड का 1 होता है। ठीक है, तो या तो हम लोग डाइडेंटेड का निकालेंगे या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड का निकालेंगे। तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफाई ना करें किसका पूछा, तो आप एज्यूम करोगे कि आपको पॉलीडेंटेड वाले का बताना है। तो यहाँ पे EDTA है, ठीक है, तो उसका आपसे यहाँ पे डेंसिटी पूछा है। भैया इसमें है क्या, EDTA का सबको पता है 6 होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसमें क्वेश्चन ही क्या है। तो लेकिन अगर आप इसका 6 लेते हो डेंसिटी, तो उस केस में फिर OH का भी तो लोगे, ये भी यूनिडेंटेड, तो 7 हो जाएगा टोटल आपका, 6 + 1। तो आयरन जो है क्या यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा, ये सोचने वाली बात है। आयरन जनरली 6 दिखाता है, और आपको याद रखना है कि आप जो भी पूरा चैप्टर देखोगे उसमें मैक्सिमम आप ऑक्टाहेड्रल तक जाओगे जिसमें 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हो। मतलब कि यहाँ पे EDTA के पास 6 डोनर एटम है, OH तो पक्का एक बॉन्ड बनाएगा, ये तो यूनिडेंटेड है ही है, एक बॉन्ड तो ये बनाएगा ही। EDTA के पास 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन वो जरूरी तो नहीं है 6 के साथ बॉन्ड करेगा ही करेगा। यहाँ पे क्योंकि आयरन 6 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर उसको दिखाना है, तो इसलिए कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे 6 भले है, लेकिन ये 5 ही यूज़ करेगा, और इसलिए डेंसिटी इस केस में EDTA की 5 हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखता होगा उस केस में। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सीड कर रहा है तो उस केस में मतलब जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो फ्लेक्सिबल होगा और अपना डेंसिटी कम करेगा। ठीक है, अपना मैक्सिमम यूज़ नहीं करेगा, कुछ एक डोनर आइटम खाली रह जाएगा उसका, और वो फ्लेक्सिबल होकर जो जितना चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने के लिए उतना वो यूज़ करेगा, है ना। तो इस केस में आपने देखा OH जो है यूनिडेंटेड लिगेंड है, सो ये आपका एक बॉन्ड ऑलरेडी बना लेगा। EDTA इवन दो हेक्साडेंटेड है, इट विल नॉट फॉर्म 6 बॉन्ड्स, इट विल फॉर्म 5 बॉन्ड्स, तो इसकी डेंसिटी जो है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया, क्योंकि अगर ये 6 बना देता तो उस केस में 6 + 1 7 बॉन्ड्स बन जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का 7 हो जाता। ठीक है, समझ आ रही चीज़, बढ़िया।
तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं गया है पीवाईक्यू में, लेकिन मॉड्यूल्स में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो मैंने समझा दिया चीज़। उसके लिए तो मैंने बता दिया था कि कॉर्डिनेशन नंबर में आप सिग्मा बॉन्ड्स गिनते हैं, तो कभी स्टेटमेंट आता है तो क्लियर होना चाहिए कि कॉर्डिनेशन नंबर में आप पाई बॉन्ड नहीं गिनते हो, सिग्मा बॉन्ड गिनते हो। कॉर्डिनेशन स्फीयर मैंने बता दिया था, कॉर्डिनेशन एंटिटी और कॉर्डिनेशन स्फीयर एक ही चीज़ होती है, और जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन देखते हैं। ये भी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग वार्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स देख रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू आपको पता चलता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी वो चीज़ है जो बता रही है कि मेटल के साथ जो ग्रुप है वो कैसे अटैच्ड है, मतलब कितने ग्रुप्स अटैच है और कैसे अटैच है ये बताता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी से आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पता चलता था कि जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, लिगेंड आइटम्स का मेटल के अराउंड वो कैसा है। वो जनरली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लान होगा इस पूरे चैप्टर में, या फिर जनरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पूरे चैप्टर में हम लोग ये तीन की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर या फिर टेट्राहेड्रल ये क्या चीज़ें हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है, जो कि बता रहा है कि लिगेंड्स मेटल के अराउंड किस स्पेशल अरेंजमेंट में है। बढ़िया, तो वही उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो लास्टली हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कुछ नहीं है, पूछते हैं आपसे एग्जाम में विच आर द फॉलोइंग इज एन होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसमें देखना होता है कि अगर सारे लिगेंड्स जो मेटल के साथ बॉन्डेड है वो सेम है तो वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, और अगर जो लिगेंड्स बॉन्डेड है मेटल के साथ वो डिफरेंट है ना। जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेटल के साथ सारे के सारे एमाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, NH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एमोनिया ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 तो एमाइन ग्रुप है, लेकिन 2 यहाँ पे क्लोराइड भी प्रेजेंट है, इसलिए ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल याद रहेगा, सारे अगर सेम है होमोलैप्टिक, नाम में ये होमो, हेट्रो मतलब अलग अलग होता है, अगर जो लिगेंड्स बॉन्डेड है वो अलग अलग है, ठीक है, सारे अलग हो सकते हैं, 2 अलग 4 अलग ऐसे करके हो सकता है, तो वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, निकालना आना चाहिए, जिसको पता है बहुत सही, जिसको नहीं है उसको मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना है। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया हुआ है तो या तो वो चार्ज आयन के फॉर्म में दिया होगा या फिर उसमें न्यूट्रलाइज करके काउंटर आयन लगा के दिया होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अगर काउंटर आयन लगा के दिया है तो तब क्या करना है, और बिना काउंटर आयन के दिया है तब क्या करना है बताते हैं। अगर काउंटर आयन के साथ है और आपको पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, एकदम न्यूट्रल है, तो सबसे पहले आप ये काउंटर आयन हटाओगे। यहाँ पे K4 है, पोटेशियम मेटल है, ठीक है। सिंपल समझना कि अगर ये पहले लिखा हुआ है काउंटर आयन, मतलब कि ये जो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एनायन है, ठीक है, जिसको ये नहीं पता है कि चार्ज हटाने पे कौन सा पॉजिटिव वाला है कौन सा नेगेटिव वाला है, वो सिंपल ऐसे याद रख सकता है कि जो पहले वाला पार्ट होता है ब्रैकेट से पहले अगर कुछ लिखा है तो वो कैटायन है, और अगर ब्रैकेट के बाद लिखा है कुछ तो वो एनायन है, ठीक है, और उसका उल्टा होगा आपका ब्रैकेट वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट से पहले काउंटर आयन लिखा हुआ है, मतलब कि ये पॉजिटिव वाला है और ये आपका नेगेटिव वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे K4 है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है हटाने के बाद, तो मतलब ये जब हटेगा तो ये +4 चार्ज हट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये नेगेटिव में बचेगा, क्योंकि मैंने बताया कि बाद में लिखा हुआ है तो ये -4 चार्जेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है काउंटर आयन को हटा लेना। एक बार आपने हटा लिया, उसके बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा FeCN6 नेगेटिव। फिर आपको करना है जिसका निकालना है उसको x मानोगे, ठीक है। Cn का -1 होता है, ठीक है, कितने हैं 6 हैं, तो आप ऐसे इक्वेशन लिखते हो x प्लस में जो भी है CN6 है तो 6 इंटू -1, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, कोई लिगेंड दूसरा है नहीं। उसके बाद जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर टोटल चार्ज है उसको इक्वल में रख देता हूँ -4, ठीक है। ये आ गया आपका x -6 इज इक्वल टू -4, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपका +2, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिखा था कि x आपका यहाँ पे +2 आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। अगर आपका काउंटर नहीं होगा तो उस केस में ऑलरेडी आपको चार्ज लिख के दिया होगा, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हटाने के बाद क्या चार्ज आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। दूसरा एक चीज़ लिखा हुआ है कि जब भी आपको कोई मेटल के बगल में ऐसे रोमन नंबर में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि ये ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कभी ये स्टेटमेंट आता है तो ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अगर निकालोगे तो सेम निकाल के देख लो। हाँ, ये चार्ज वाला है ना, इसको यहीं देख लेते हैं, चलो। काउंटर इसमें तो है नहीं, ऑलरेडी चार्ज यहाँ पे लिख के दिया है, तो आप क्या करोगे, जिसका निकालना है उसको x मान लिया। x Cn पे -1 चार्ज है तो प्लस में -1 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद जो भी चार्ज होगा उसके इक्वल रखना होता है, तो यहाँ पे -3 के इक्वल रख दिया आपने। सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू -3, आपका +1 आ गया, तो कॉपर +1 है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि +1 है, उसी को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे रोमन नंबर में और पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, और उसको निकालने में जो चीज़ हेल्प करेगी वो है चार्ज। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि लिगेंड्स के ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि फिर आप उसी को लिख के सॉल्व करोगे। जैसे मैंने आपको बताया CN के ऊपर -1 है, मुझे पता था तभी मैंने वहाँ पे रखा, तो इसलिए वो बताने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस बुक में मैंने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन वो हर एक चीज़ एक चीज़ आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिगेंड्स लिखे हुए हैं, H2O NH3 मैंने बताया था यूनिडेंटेड लिगेंड है जो कि न्यूट्रल होते हैं, बहुत सही, परफेक्ट है, आपको पता भी है, इसलिए चार्ज इस पर 0 है। फिर आपका ये CO हो गया जो कि कार्बोनिल है, इसका लिगेंड का नाम इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं, इस पर भी चार्ज 0 होता है। और EN मैंने बताया था उस पर 2 नाइट्रोजन दोनों आइटम की तरह है, लेकिन कोई चार्ज तो है नहीं, स्ट्रक्चर याद होगा, अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा ना तो चार्ज आपको याद रहेगा, तो ये भी 0 होता है। तो मतलब कि ये सारे के सारे जो है न्यूट्रल लिगेंड्स है और इनके ऊपर चार्ज 0 होता है। तो जब भी सॉल्व करने लेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के लिए तो उसका हम लोग चार्ज 0 रख के मल्टीप्लाई करेंगे जो भी होगा, ठीक है।
ध्यान ये रखना है कि इसमें ये सारे के सारे यूनिडेंटेड है कार्बोनिल तक, लेकिन EN तो डाइडेंटेड है, ठीक है। तो ये इस पे मत जाना, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरफाई कर दिया। उसके बाद Cl नेगेटिव पता है सबको, हेलोजन नेगेटिव होता है, तो ये -1 चार्ज वाले हैं। CH3CO अगर है तो वो भी नेगेटिव चार्ज रखता है, -1 चार्ज उस पर है। Cn नेगेटिव, साइनाइड अगर दिख रहा है, Cn दिख रहा है तो -1 चार्ज होता है, बता दिया। और SCN पे भी -1 चार्ज होता है, तो याद रखना, ये आपको याद करके ही फिर आगे जाना है। सिमिलरली अगर ग्लाइसिनेट आयन आपको दिख जाए, जिसको GLY के फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन जब भी होगा तो GLY अगर लिखा है समझाना ग्लाइसिनेट आयन है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। फर्क क्या है कि ये सारे जितने भी लिगेंड्स लिखे ये सारे यूनिडेंटेट है, लेकिन ग्लाइसिनेट आपका डाइडेंटेट है, और वो भी ऐसा डाइडेंटेट है जो कि अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। इसको हम लोग आइसोमेरिज्म में यूज करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन से बनता है। अनसिमेट्रिकल लिगेंड का ये मतलब है कि इसके पास दोनों डोनर आइटम जो अलग अलग है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना एम्बिडेंटेट लिगेंड से, और ये चीज जो मैंने अभी बोला आपको, एम्बिडेंटेट लिगेंड के पास भी दो डोनर आइटम अलग अलग होते हैं, एक टाइम पे वो एक यूज करता है। ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है। डाइडेंटेट का मतलब ये है कि इसके पास दो डोनर आइटम है जो कि अलग अलग तो है, क्योंकि इसलिए ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये एक साथ दोनों को यूज करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये फर्क है। तो याद रखो दो चीज, ग्लाइसिनेट आयन के ऊपर चार्ज -1 होता है। सेकंड पॉइंट, ग्लाइसिनेट आयन यूनिडेंटेट होता है या डाइडेंटेट होता है, तो आप बोलोगे डाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। ऑक्सलेट बताया था मैंने, CO नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो -2 चार्ज है। कैसा था? डाइडेंटेट था, ये भी बता दिया था मैंने। EDTA4 नेगेटिव, नाम में ही आता है, जिसको नहीं याद है स्ट्रक्चर भी अगर उसको याद होगा तो नाइट्रोजन था 2 और 4 ऑक्सीजन आपको दिख रहा था डोनर आइटम के फॉर्म में, और सबके ऊपर -1 चार्ज था, इसलिए -4 चार्ज होता है EDTA के ऊपर। तो अगर EDTA होगा तो उसमें -4 यूज़ करोगे, ऑक्सीडेट होगा तो -2 यूज़ करोगे, तो ये सारा का सारा आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज़ होगा, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, परफेक्ट है। तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, बता दिया था मैंने आपको। और एक बच गया आपका PPH3, ये भी आपका यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। तो अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन हो तो PPH3 कैसा है, तो यूनिडेंटेड लिगेंड में ही आता है। चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो बताओ मुझे, इसका मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन। सब पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करोगे, फिर मेरा आंसर चेक करोगे, और मैं फास्ट भी कैसे कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो इसमें देख रहे हो कि इसमें जो कोबाल्ट है वो 3 एमाइन और 3 NO2 के साथ बॉन्डेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है कि कितने ग्रुप्स, कितने लिगेंड्स बॉन्डेड है और उसकी डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको पता है यूनिडेंटेड लिगेंड्स है, और 3 और 3 6 ग्रुप्स है, तो 6 × 1 कर दोगे, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो हो गया यहाँ पे 6, परफेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो उसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो इसको x मानोगे जिसका निकालना है, और बाकी का कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया था, तो करके देखते हैं। तो x मान लिया, इसका 0 है चार्ज क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। NO2 -1 होता है, बताया था मैंने, -1 होता है, ठीक है। तो x + 0 × 3 + -1 × 3 इज इक्वल टू जो भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा वो रखोगे, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, तो 0 के इक्वल रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो x ये 0 हो गया, ये हो गया -3 = 0, तो आपका x सॉल्व होकर आ गया +3, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ कोबाल्ट +3 में है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर प्राइमरी वैलेंसी +3 यहाँ पे हो गई, आसान। अगला करते हैं ये वाला क्वेश्चन। मुझे सबसे पहले बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आप देख रहे हो कि जो क्रोमियम है वो ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये यूनिडेंटेड लिगेंड तो सारे नहीं है, क्लोरीन तो यूनिडेंटेड लेकिन ये डाइडेंटेड है। तो ये देखोगे, तो सबसे पहले देखोगे इसमें देखोगे ग्रुप जो है ये 2 यूनिडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो 2 × 1 कर दिया। और 2 जो ग्रुप है वो कैसे हैं, डाइडेंटेड है, तो 2 × 2 करोगे यहाँ पे। इस केस में सॉल्व करोगे तो आएगा 2 + 4 मतलब कि 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। आया समझ में? ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इमेजिन भी कर सकते हो, Cl जो है यूनिडेंटेड है, एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड यहाँ से बन गए। ऑक्सीडेट जो है अकेले एक ऑक्सीडेट 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि डाइडेंटेड है, तो 2 ऑक्सीडेट 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्रोमियम का निकालना है, x मान लिया, x प्लस में Cl -1 होगा तो 2 है, तो -2 लिख देता हूँ सीधे, ठीक है। -2 लिख दिया। ऑक्सीडेट कैसे चार्ज होता है, ऑक्सीडेट पे आपको याद रखेगा C2O4 2 नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो प्लस में -2 × 2 कर सकता हूँ, परफेक्ट है। इक्वल में क्या रखूँ, 0 रखूँ या कुछ रखूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं भैया यहाँ ब्रैकेट के बाहर चार्ज दिया हुआ है, 3 नेगेटिव है तो -3 रखोगे, परफेक्ट है। x सॉल्व करता हूँ तो -2 और यहाँ पे -4 हो जाएगा -6, ये इक्वल्स टू -3 सॉल्व करोगे तो -6 बदल जाएगा +6, मैथ से बेसिक मैथ्स, तो यह हो गया आपका +3 है ना। तो x मतलब कि क्रोमियम जो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, परफेक्ट है। अगला करोगे यहाँ पे, अब ये काउंटर आयन वाला है, तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोलता है, काउंटर आयन हटा के देखना है, तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या यहाँ पे सारी यूनिडेंटेड लिगेंड है? हाँ है। तो उस केस में H2O एक बॉन्ड बनाएगा, परफेक्ट है। NH3 एक बॉन्ड बनाएगा, परफेक्ट है। 3 और 3 6, 6 के 6 एक बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, आसान। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। x मान लिया 0 × 3, 0 × 3। मैंने क्या बोलता, सबसे पहले काउंटर आयन हटा के चार्ज लिख लो, तो यहाँ Cl3 है, ठीक है, और Cl बाद में था, ऐसे भी मोस्टली लोगों को पता है, देखो Cl -1 होगा, ठीक है। मैंने ईजी बनाने के लिए बोला, जिसको समझ नहीं आता है। Cl माइनस में है, तो -3 चार्ज जब हट जाएगा तो इसके ऊपर कितना आएगा, +3 है, क्योंकि आयन में ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर NaCl है तो Cl नेगेटिव होता है, तो Na प्लस में होता है। वैसे Cl नेगेटिव हटा, 3 Cl हटा, तो -3 हटा, तो इसके ऊपर +3 आएगा, आसान। अच्छा,
तो इसको आपने इस बार इक्वल जो है जीरो के इक्वल नहीं रखा, भले आपको न्यूट्रल दिख रहा था लेकिन काउंटर एन के साथ दिख रहा था, काउंटर एन हटा के देखना था, तो +3 के इक्वल आप रखोगे। सॉल्व करोगे तो एक्स आपका सीधे +3 आ गया, क्योंकि ये तो जीरो ये भी जीरो है ना, यहाँ पे +3 आ गया आपका एक्स। ठीक है, आसान। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया था मैंने इसमें। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। पहले बताओ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको दिख रहा है EN डाइडेंटेड है, एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 EN 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्लोरीन यूनिडेंटेड है, एक ही बॉन्ड बनाता है तो 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 + 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप बाकी फॉर्मुला से भी कर सकते हो, लेकिन इमेजिनेशन से करना ज़्यादा बेटर, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और इमेजिन करवाया था कि EN कैसा है, 2 उसके पास नाइट्रोजन है, दोनों आइटम के साथ बॉन्ड करेगा। ऑक्सीजन नंबर निकालते आ जाओ, X। ठीक है, ये 0 होगा, क्लोरीन -1 वाला है ना, इसको और ये आपका क्या है, काउंटर इनको हटाओगे तो -1 हट गया तो इसके ऊपर +1 वाला चार्ज आ गया, तो ये आपका हट गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो X + 0 × 2 क्लोरीन का -1 × 2 है ना, इक्वल्स टू +1, काउंटर एन हटाने के बाद जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज बन रहा है। सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा आपका x - 2 = +1, -2 जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x यहाँ पे फिर से +3 आ गया। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ फटाफट। NH3 यहाँ पे यूनिडेंटेड है, CO3 भी आपका यूनिडेंटेड है। ठीक है, कार्बोनेट आपका यूनिडेंटेड होता है, तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 5 + 1 6 हो गया, आसान। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया 6। ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले काउंटर एन हटाओगे, Cl -1 हट गया तो +1 आ गया, है ना, ऑपोजिट चार्ज लगाना होता है। अच्छा, ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो बाद में होगा माइनस वाला होगा, तो फिर जो पहले बचेगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ये पहले आ रहा है। ठीक है, इसके पहले का जो पोटेशियम वाला एग्जांपल था उसमें बताया कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस वाला चार्ज आ रहा था, यहाँ पे प्लस वाला आ रहा है। अच्छा, फिर इसको x मानोगे, NH3 न्यूट्रल वाला है तो 0 होगा, तो x + 5 × 0 0 लिख देता हूँ। ठीक है, कार्बोनेट है, CO3 क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, पता होगा आपको, तो ये 2 नेगेटिव आ गया यहाँ पे, मतलब -2 इक्वल्स टू +1 जो कि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है, तो x -2 से चला गया तो हो गया आपका +3। तो यहाँ पे फिर से सॉल्व हो गया, आपका +3 आ गया। नाइस है। हाँ, आ जाओ इसमें, सॉल्व करो इसको। तो x काउंटर हटा लोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 चार्ज, क्योंकि -3 हटा है। अच्छा, x + 0 = +3, तो यहाँ पे x सीधे +3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका +3 हो गया ऑक्सीजन नंबर। तो ऑक्सीजन नंबर निकालना मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलो बाकी जिसमें जो सोच सकता है बिना लिखे कर सकता है उसके लिए और बेटर है ना। उसमें आपको ऐसे करना होता है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले काउंटर हटा लोगे और चार्ज लगा लोगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उसके बाद देखोगे अच्छा ये तो 0 है। ठीक है, ये क्या होगा, इसका लिख दोगे आप -2 है। एक बार ऐसे आप चार्ज लिख लेते हो, फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर वाले चार्ज में आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले चार्ज है उसको उल्टा करके जोड़ देना है। ठीक है, जो भी होगा, जैसे -2 है तो +2 करके जोड़ दोगे, और +2 होता तो -2 करके जोड़ देते, फिर जो आता वो आपके मेटल के ऊपर चार्ज होता। तो -2 आया, उल्टा करोगे +2, तो +1 +2 मतलब +3, तो कोबाल्ट में +3 चार्ज है। सेम यहाँ देखोगे तो यहाँ तो 0 हो गया, देख दोगे पहले सबसे पहले चार्ज -1 एक क्लोरीन पे, तो 2 है तो यहाँ पे -2 हो गया, है ना। उल्टा करके जोड़ना था तो +1 में जुड़ेगा जाके +3 हो जाएगा, तो यहाँ देखो +3 आ गया। सेम यहाँ देखोगे, यहाँ 0, यहाँ पे 0, अब उल्टा करके 0 को तो उल्टा नहीं करेंगे तो 0 हटा ही देते हैं, जो बाहर चार्ज हुआ वही आपका अंदर चार्ज हो गया। चलो, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेट में -4, ठीक है, प्लस किया तो कितना हुआ, -6 हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको उल्टा करके जोड़ना था, तो बाहर कितना है -3, +6 में जोड़ दिया तो कितना बचा, +3 बचा, तो +3 आ गया। इस तरीके से आप इमेजिन करके कर सकते हो। तो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीजन नंबर के, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। तो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, और यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का रहता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो आपसे डायरेक्टली बोलेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ, या फिर एक नाम लिखा होगा और पूछेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला लिख के बताओ। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो वो आपको नॉमेनक्लेचर लिख के दे सकते हैं, और उसके थ्रू आपसे बाकी जो भी बीबीटी या सीएफटी का काम है या आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन है वो करवा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यूज़ तो करना ही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको याद करने बोल रहा हूँ याद कर लो, फिर हम लोग जाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको नेमिंग करनी होती है। पहला पॉइंट कि न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम, मतलब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं चार्ट्स, ये लिगेंड्स के नेम है जो कि आप नॉमेनक्लेचर करते समय यूज़ करो, क्योंकि आपको फॉर्मुला दिया रहेगा जिसमें H2O लिखा रहेगा। अब H2O को लिखना क्या है, वाटर लिखेंगे या एक्वा लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे, इसलिए आपको ये चार्ट याद करना है। तो H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को आप एमाइन बोलते हो, एमोनिया नहीं बोलते हो। EN को आप इथेन 1,2 डायमीन, जैसा कि मैंने आपको नाम बोला था, तो आपको EN का फुल फॉर्म जो उसका नाम है, एक्चुअल IPAC नेम है, वो लिखना है। NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलोगे, ठीक है, ये कार्बोनिल है। नाइस। C2H5N को आप पिरिडीन बोलते हो, PY शॉर्ट फॉर्म में, अगर कभी मान लो PY लिखा हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो वो पिरिडीन है। अगर उसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हो तो पिरिडीन लिखोगे खोल के, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा है आपको फॉर्मुला लिखा हुआ है तब भी आप पिरिडीन लिखोगे। PPH3 दिखाया था मैंने, यूनिडेंटेड लिगेंड में आता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। तो आप इस चार्ट से दो चीज़ पता कर सकते हो, एक कि जितने भी लिगेंड्स आपने यहाँ पे लिखे सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो जब भी आप ऑक्सीजन नंबर निकाल रहे हो तो आप इसको 0 पुट करके फाइनल आप मेटल का निकालोगे ऑक्सीजन नंबर। दूसरा पॉइंट, इन सबका जो नाम है वो ये है, ठीक है। वहीं पे जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनका जब भी आप नेमिंग करोगे तो क्या करोगे, उसका जो भी नॉर्मल नाम है उसमें आप O लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि Cn नेगेटिव है तो क्या बोलते हो उसको, साइनाइड बोलते हो। लेकिन एनायनिक लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब इसका नेमिंग करोगे तो O लगा दोगे तो साइनाइडो हो जाएगा ये। सेम F नेगेटिव है,
फ्लोराइड बोलते हो, लेकिन जब नेमिंग करोगे तो फ्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है। H नेगेटिव है, हाइड्राइड बोलते हो, हाइड्राइडो हो जाएगा। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड बोलते हो, हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्साइड बोलते हो, हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा। NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट बोलते हो, ये आपका नाइट्राइटो N हो जाएगा अगर NO2 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। अगर NO2 लिखा हुआ है मतलब ये N के साथ बॉन्ड कर रहा है मेटल के साथ, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, दो बताया था, NO2 नेगेटिव और HCN। तो क्योंकि ये NO2 लिखा है इसका मतलब N के साथ मेटल के साथ जॉइंट है, तो इसलिए इसको बोलोगे नाइट्राइटो N। वहीं पे अगर ONO लिख के दिया है मतलब कि ये नाइट्राइटो O है। आसान हो गया। वही चीज़ मैंने लिख के दिया है, एनायनिक लिगेंड अगर है तो ई को चेंज कर दोगे, मतलब उसको एंड ओ से करना है। तो आइड है तो आइडो, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो। आइड है जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, है ना, ओ लगाना है आपको। एट है तो एटो, तो ऐसा आपको जल्दी दिखेगा नहीं। चलो, ये आपको पहले मैंने नेम बता दिया, ये तो हो गया लिगेंड्स का, ठीक है। अब मेटल का क्या करना है, तो मेटल का क्या करना है आपको ये समझो। अगर जो मेटल है वो आपका जो ब्रैकेट है उसके ऊपर चार्ज आपको देखना है या फिर सोचना है। मैंने बताया था काउंटर आइटम हटा के आप सोच सकते हो, या फिर सिंपल देखो, अगर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो पहले लिखा गया है, काउंटर आयन से पहले लिखा गया है, तो मतलब वो कैटायन है। जो भी चीज़ पहले लिखी होती है, जैसे अगर के और ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है वो कैटायन होगा। सिंपल, आपको पता भी है पोटेशियम कैटायन है। अगर आपका पहले ब्रैकेट लिखा गया और बाद में आपका कोई काउंटर आयन लिखा गया है, तो मतलब ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपका कैटायन है और आपको पता है क्लोराइड आपका यहाँ पे एनायन है। सो सिंपल चीज़, जो भी पहले लिखा होगा वो कैटायनिक पार्ट है, बाद में लिखा होगा एनायनिक पार्ट है, ठीक है। आपको चाहे पता हो नहीं पता हो, आप इससे एज्यूम कर सकते हो। पहले अगर लिखा है ब्रैकेट तो वो कैटायनिक है, और काउंटर आयन के बाद लिखा है तो एनायनिक है। या फिर डायरेक्टली आपको ब्रैकेट के ऊपर लिख के दे दे कि चार्ज क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिया है ना, +3 चार्ज है तो समझ में आ गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। नीचे जाओगे तो सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू आप पता करो कि मेटल का नाम लिखना क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये आपका एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, ठीक है जी। नीचे आओगे, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट तो दोनों में है, लेकिन दोनों में हम लोग कोबाल्ट लिखेंगे नहीं। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उस केस में तो आप कोबाल्ट ही लिखोगे। लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, उस केस में आप कोबाल्ट नहीं लिखोगे, आप कोबालेट लिखोगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने कि किस कॉम्प्लेक्स में क्या नाम होगा, उसका हल्का सा नाम चेंज हो जाता है, या तो उसमें 8 लग जाता है या फिर लैटिन वर्ड आप उस एलिमेंट का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन है, Fe है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नॉर्मल नाम रहेगा आयरन, या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नॉर्मल नाम उसका रहेगा आयरन। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में उसको फेराइट बोलते हैं। कोबाल्ट है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में वही लिखेंगे, एनायनिक में कोबालेट लिख देंगे, 8 लग गया। कॉपर है वही लिखेंगे, लेकिन अगर एनायनिक है तो कपरेट हो गया। लेड है, अगर Pb है तो लेड लिखेंगे कैटायनिक में, लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसको प्लम्बेट लिखेंगे, ठीक है। Ag है तो सिल्वर, एनायनिक में अर्जेंटेट। Au है तो गोल्ड, एनायनिक में ऑरेट। Sn है तो टिन, एनायनिक में स्टेनेट, ठीक है। और लास्टली अगर Pd है मतलब पैलेडियम है, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पैलेडियम लिखोगे, एनायनिक है तो पैलेडेट लिखोगे। तो ये आपको याद कर लेना है। इतना याद कर लोगे तो फिर हम लोग नेमिंग की तरफ जंप कर सकते हैं। लिगेंड्स का क्या नाम देना है, अगर न्यूट्रल है तो ये सब नेम है, एनायनिक है तो उस केस में O लग जाता है ना। साइनाइड है तो साइनाइडो, फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो, वो बता दिया मैंने। और मेटल्स का कैसे नेम करना है, कैटायनिक पहले देख लेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक है तो नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल है तो नॉर्मल रहेगा, एनायनिक है तो नेम चेंज हो जाएगा। इतना याद कर लोगे तब हम लोग आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले याद कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मुला से नेम कैसे बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। फिर हम लोग नेम से फॉर्मुला कैसे लिखना है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो आ जाओ, इसके जो रूल्स है वो देखते हैं हम लोग और नेमिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नई NCERT को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से दिखे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्ट छुप गया था आपका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप नेमिंग करने जाओगे, मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट पहले लिखा है और बाद में कुछ चीज़ लिखा है, मतलब कि ब्रैकेट आपका कैटायन है, और ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है तो ये वाला आपका कैटायन है और ब्रैकेट आपका एनायन है। तो मतलब जो भी चीज़ पहले लिखा होगा वो कैटायन होगा। अगर ब्रैकेट से पहले कुछ है तो वो कैटायन है, ब्रैकेट ही स्टार्ट कर रहा है और ब्रैकेट के बाद कुछ आ रहा है तो मतलब कि ब्रैकेट आपका यहाँ पे कैटायन हो गया। तो जो भी कैटायन होगा उसको आप पहले नेम करोगे। तो अगर ब्रैकेट था, यहाँ पे के था, तो आप पोटेशियम पहले लिखोगे, और अगर नहीं था, कुछ भी आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो आप फिर ब्रैकेट का जो भी अंदर वाला पार्ट है उसका नेमिंग स्टार्ट करोगे। बाद में फिर आप जो Cl है उसको क्लोराइड लिखोगे एंड में, ठीक है। ये आप बेसिक बता रहा हूँ, बाद में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। उसके बाद जब आप ब्रैकेट का नेमिंग स्टार्ट करते हो तो क्या क्या करना है आपको, उसमें आपको लिगेंड्स मिलेंगे और मेटल मिलेगा। लिगेंड्स का जब भी आप नेमिंग करोगे तो पहले करोगे, मतलब कि मेटल से पहले आपको लिगेंड्स का नेम देना है, और बाद में एंड में जब ब्रैकेट का नेम खत्म कर रहे होगे तब आप मेटल का नेमिंग करोगे। अच्छा, परफेक्ट है। तो लिगेंड्स के नेम जब भी आप लिख रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही लिगेंड हो, कुछ अलग अलग टाइप के लिगेंड हो सकते हैं एक साथ, जैसे कि Cl होगा, NH3 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। तो जब भी ऐसे लिगेंड्स हो तो पहले किसको लिखना है, तो इस केस में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना है। मतलब कि अगर मान लो Cl है और NH3 है ना, ये साथ में दिया हुआ है, मान लो Cl और NH3, तो Cl का जो नेम है क्या है, क्लोराइड है। NH3 का नेम क्या है, एमाइन है, जो मैंने बताया था वहाँ चार्ट में, ठीक है। तो कौन पहले आएगा, A पहले आएगा, तो एमाइन पहले लिखोगे, मतलब NH3 का नेमिंग आप पहले करोगे एमाइन, और बाद में आप क्लोराइड लिखोगे, ऐसा समझे। और क्लोराइड नहीं लिखोगे, क्लोराइडो लिखोगे, क्योंकि नेमिंग में क्लोराइडो आता है, एनायनिक लिगेंड्स में क्लोराइडो लिखना है आपको, ऐसा समझे, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आप लिगेंड्स की नेमिंग कर लोगे, उसके बाद आपको लास्ट में जाके सेंट्रल आइटम का नेम देना है,
उसमें अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था तो नॉर्मल नाम रखोगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था तो नॉर्मल नाम रखोगे, लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स था तो उस केस में आप उसका नाम चेंज करोगे। ठीक है, वो इस बेसिस पे होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है या एनायनिक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया था कि किसका क्या नाम होता है। अगर मान लो एक से ज़्यादा लिगेंड है, जैसे एमाइन था यहाँ पे, एक नहीं था, एक से ज़्यादा था, दो था मान लो, तो उस केस में आप डाईएमाइन लिखोगे, तीन था तो ट्राईमाइन लिखोगे। तो ये सारे प्रीफिक्सेस आपको यूज़ करने होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, अगर जो लिगेंड है उसके नेम में ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईएन था, है ना, ईएन था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथेन 1,2 डाईमीन, तो इसमें ऑलरेडी डाई वर्ड आता है। तो फिर आप बाहर फिर से मान लो ईएन आपका 3 था तो आप ट्राई लगा के इथेन 1,2 डाईमीन नहीं लिख सकते हो। ठीक है, 2 बार हो जाएगा रिपीट, इसलिए आप वैसे केस में अलग वर्ड यूज़ करते हो जो कि है बिस, ट्रिस या फिर टेट्राकिस। मतलब कि अगर 2 है ईएन तो बिस यूज़ करोगे, 3 ईएन है तो ट्रिस यूज़ करोगे, और 4 है तो टेट्राकिस यूज़ करोगे। ठीक है, अच्छा, और ये ध्यान देना, जब भी आप बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज़ करो, मतलब कि आपका जो लिगेंड का नाम है उसमें ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है, वैसे लिगेंड्स के नेम को आपको हमेशा ब्रैकेट में डालना है, जिसको पैरेंथेसिस यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर आपको इसको डाल के रखना है। ये सारे रूल्स भी याद रखो, क्या पता कभी आपको रूल्स लिख के बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रूल, तो कुछ मायने चेंज कर देंगे कि ब्रैकेट के अंदर डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एमाइन को आपको ब्रैकेट के अंदर डालना होगा, जबकि आपको पता है एमाइन में कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं आता है, तो उसमें डाई ट्राई लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब बिस ट्रिस लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको ब्रैकेट में हम लोग नहीं डालेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। लास्टली क्या करेंगे, फिर जो हम लोग का मेटल का जब आप नेम कर दोगे तो उसके बाद में उसका ऑक्सीजन नंबर कितना है वो रोमन में लिखना होता है, जो मैंने बताया था पैरेंथेसिस के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तो ये आपको करना है। फिर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर वो जो आपका कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक है तो क्या नाम होगा और एनायनिक है तो क्या नाम होगा, 8 से चेंज होता है नेम, या फिर लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो दोनों याद रखना है कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में मेटल का नेम या तो 8 लग जाता है उसमें सफिक्स के तौर पे, या फिर उसका नेम जो है लैटिन वाला यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन का फेरेट हो जाता है। नाइस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को सेम वैसे ही नेमिंग करनी है जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम करते हैं। तो ये रूल्स है, रूल्स मैंने आपको बता दिया ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि बताओ इनमें से कौन सा रूल गलत है नॉमेनक्लेचर के लिए, तो गलत आपको नहीं करना है, आपको समझ आना है कि हाँ ये रूल मैंने बताया था और ऐसे ही एनसीईआरटी लिखा है। एनायनिक लिगेंड्स को हम लोग को ओ के साथ एंड करना है, साइनाइड है तो साइनाइडो, ऑलरेडी बताया था, फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो, राइट। न्यूट्रल और कैटायनिक का क्या नाम होगा मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी। एक्वा, H2O को वाटर नहीं लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं, तो इसलिए जब आप H2O मिलता है आपको और क्लोराइड मिलता है तो आपको H नहीं देखना है कि यार H तो C के बाद आता है तो मतलब क्लोराइड को पहले लिख देंगे, नहीं। H2O का नेम क्या था, एक्वा था, तो ए देखोगे तो उसके नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, ना कि उसके फॉर्मूला का, ये ध्यान देना, कन्फ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। और नेमिंग करने से पहले मैंने कुछ इजी स्टेप्स लिख दिए जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले चेक कर लो कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक है, न्यूट्रल है या एनायनिक है। ठीक है, उसका तरीका मैंने बता दिया, अगर पहले लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स तो कैटायनिक है, बाद में लिखा हुआ है तो एनायनिक है, सिंपल। ठीक है, कैटायनिक और न्यूट्रल है तो उस केस में मेटल का नेम चेंज नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कुछ पता किया ही नहीं, आपने Fe देखा आयरन लिख दिया, आपने देखा ही नहीं कि जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक था या एनायनिक था, गलती हो जाएगी। उसके बाद नेम स्टार्ट करने से पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल देख लो, ठीक है, क्योंकि वो आपको लिखना ही है जब भी आप नेमिंग करोगे। उसके बाद अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लो आपने पता किया तो आपको दिख रहा है कि पहले कॉम्प्लेक्स लिखा मतलब वो कैटायनिक है, उसके बाद उसको हम लोग पहले नेमिंग करेंगे और उसके बाद जो काउंटर लिखा होगा उसको लास्ट में नेमिंग करेंगे। अब जब कॉम्प्लेक्स का नेमिंग स्टार्ट करोगे तो पहले मेटल का नेम नहीं करोगे, पहले आप लिगेंड्स का नेमिंग करोगे। तो लिगेंड्स के नेमिंग में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देना है, नेम के अकॉर्डिंग, ना कि फॉर्मुला के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेटल का आपको ऑक्सीजन नंबर डालना है ब्रैकेट में जो आपने निकाला था। लास्टली जो आपका कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला पार्ट है, ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है जो कि काउंटर यहाँ पे होगा, उसको आप लास्टली नेमिंग करोगे। ठीक है, और इसमें हम लोग नेमिंग के टाइम में कोई भी नंबर नहीं डालते, मतलब हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि जैसे फॉर्मुला में Cl2 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ क्लोराइड लिख देंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके इसमें क्या करेंगे, हम लोग कैटायन को पहले नेमिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स को नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिर से वही चीज़ कि लिगेंड्स को पहले नेम डालना है, मेटल का नेम इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल है, और फिर हम लोग वही ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में डाल के दे देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन जब करते हैं तो हम लोग ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। तो आ जाओ इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, जो भी हमने सीखा, जितने भी रूल्स हमने सीखे हैं अभी। तो ये जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं मैंने एक जगह लिख लिए हैं, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक जगह लिख लिए एनसीईआरटी के। फिर हम लोग ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो, और ये इंटेक्स क्वेश्चंस की नेमिंग करके देखेंगे कि हमने जो रूल सीखा है वो सही में हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आप नेमिंग करने बैठो सबसे पहले पता करो दो चीज़, कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ताकि आप ये पता कर पाओ कि जो मेटल का नेम है वो आपको क्या रखना है, नॉर्मल वाला या फिर चेंज करके रखने वाला। सेकेंड चीज़, आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो, क्योंकि वो भी आपको लिखना ही पड़ता है जब भी आप नेमिंग करते हो। अच्छा, एक एक करके करते हैं। तो मैंने बताया था कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पहचानने का तरीका है कि आप देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट है अपना वो पहले लिखा गया है या उससे पहले भी कुछ चीज़ लिखी हुई है, तो आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्वायर ब्रैकेट पहले है उसके बाद काउंटर आयन है, मतलब कि ये जो अपना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और इसलिए जो क्रोमियम का नेम है वो चेंज नहीं होगा, क्रोमेट नहीं होगा, बल्कि क्रोमियम ही रहेगा जो कि नॉर्मल वाला है। अच्छा, पहला पॉइंट ही हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फटाफट निकालते हैं। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और क्लोरीन अपना काउंटर आयन हटाने के बाद ये Cl3 है तो ये -3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इस पर +3 का चार्ज बचेगा ब्रैकेट के ऊपर, मतलब कि +3 का चार्ज डायरेक्टली आपका क्रोमियम पे आ गया क्योंकि ये 0 है। तो क्रोमियम यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि आपको रोमन नंबर में लिखना होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेमिंग। तो ये हमने लिख लिया ऑक्सीजन स्टेट, और हम लोग को क्रोमियम यहाँ पे नॉर्मल नेम में रखना, ये पता कर लिया। अब
थर्ड पॉइंट क्या था कि आपको पहले कैटायनिक जो पार्ट है उसका नेमिंग करना है, और आपको यहाँ दिख रहा है कि जो कैटायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स ही है, और जब कॉम्प्लेक्स होता है कैटायनिक पार्ट तो उसमें जब नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले लिगेंड्स का नेम करते हैं और मेटल का नेम बाद में करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड का नेमिंग पहले करेंगे और फिर हम लोग मेटल का नेमिंग करेंगे। लिगेंड के नेमिंग में आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले पता करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तो एमाइन है और ये क्या एक्वा है। अच्छा, एमाइन और एक्वा में पहले क्या आएगा, तो ए तो सेम हो गया, तो फिर क्या देखेंगे, सेकंड वाला लेटर देखेंगे तो एम और क्यू में आपको पता है एम पहले आता है ना, तो एम पहले आता है तो आप एमाइन को पहले लिखोगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एमाइन में अपना तो कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है, तो आप ये बाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज कर सकते हो। तो आपका जो नेम होगा वो शुरू होगा ऐसे, ट्राई एमाइन एमाइन। ठीक है, उसके बाद एक्वा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी ट्राई लेगा क्योंकि एक्वा में अपना कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है, अदरवाइज जो आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो यहाँ पे बिस ट्रिस ये हो जाता है ना, तो ये हो गया आपका ट्राई एक्वा, राइट। उसके बाद अब लिगेंड खत्म हो गया, अब आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में नेम करोगे मेटल को। मेटल यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक तो है नहीं कि नेम चेंज करोगे, तो सिर्फ क्रोमियम लिख दिया। उसके बाद रोमन नंबर में ऑक्सीजन स्टेट लिखा तो 3 आ गया, और फिर ब्रैकेट खत्म होने के बाद एनायनिक पार्ट का नेम करोगे क्योंकि कैटायनिक का नेम हो गया। अब एनायनिक पार्ट आपको दिख रहा है क्या है, बाहर क्लोराइड है, तो सिर्फ क्लोराइड लिख दोगे, कोई भी उसके नंबर को दिखाने की जरूरत नहीं कि ये नहीं कि ट्राइक्लोराइड लिख रहे हो। काउंटर आयन का आपको नंबरिंग नहीं देना है, ठीक है। अगर आगे पोटेशियम है तो सिर्फ पोटेशियम लिख दिया, कितना है वो नहीं बताना है, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया ट्राइअमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। नाम चेक कर लेते हैं, नाम चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में, ये था आपका नाम ट्राइअमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। परफेक्ट है, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये था है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पता करना है कि अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है एनायनिक है। तो आपको दिख रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स से पहले एक काउंटर आयन है, मतलब कि इस बार जो अपना कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब कि जो ये मेटल है इसका नाम चेंज होगा, कोबाल्ट ना हो कि ये कोबालेट हो जाएगा, 8 लग जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। ये पता कर लिया। सेकंड चीज हमें पता करना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल का, क्योंकि हम लोग को बाद में यूज करना ही है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, काउंटर आयन हटा के देखते हैं, +2 हटा दिया तो क्या बचेगा, इस पर -2 का चार्ज बचेगा, तो ये यहाँ लिखते हैं -2 इस पे है। एससीएन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है ना, एससीएन नेगेटिव होता है, तो -1 × 4 -4, तो यहाँ पे आएगा -4। क्या बताया था, कैसे सॉल्व करना है, -4 को बाहर भेज के ऑपोजिट चार्ज करके फिर ऐड कर देना है ना। तो -4 बाहर जाके +4 हो जाएगा, तो -2 + 4 हो गया अपना +2। तो कोबाल्ट यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कोबाल्ट के नेम में। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबालेट लिखेंगे, ये हमने पता कर लिया था क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग किसका पहले करते हैं, कैटायन वाले पार्ट का पहले करते हैं। तो यहाँ पे कैटायन कॉम्प्लेक्स ही था तो उसका नेमिंग किया था, लेकिन यहाँ पे जो कैटायन है वो सोडियम है, तो नेमिंग में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम, और उसका हमने बताया था काउंटर आयन का कोई भी नंबरिंग नहीं देना होता है, जितना एक बस नाम लिख दो है क्या। तो यहाँ पे ये हो गया सोडियम। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स का नेमिंग। अब आपने क्या किया, कैटायनिक पार्ट का नेमिंग कर दिया, अब आपको एनायनिक पार्ट का करना है जो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो अब जब एनायनिक पार्ट का स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स का हम लोग जब नेम करते हैं तो लिगेंड को पहले नेम करते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, SCN है, मतलब कि थायोसाइनाइटो S है, S लिखा है पहले, मतलब कि S से बॉन्डिंग करोगे इसलिए आपने लिखा थायोसाइनाइटो S, और ये 4 है तो टेट्रा थायोसाइनेटो S लिखोगे, तो इसका नेम हो गया टेट्रा थायोसाइनेटो S, राइट। उसके बाद आप मेटल का नेम करो, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नेम चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा कोबालेट। कोबाल्ट नहीं रहेगा, कोबालेट हो जाएगा। और इसका चार्ज हमने निकाला था, कितना था ये, +2 चार्ज था, राइट, +2 चार्ज था, +2 चार्ज था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रोमन नंबर में +2, ठीक है। ये आपका नेम हुआ सोडियम टेट्राथायोसाइनेटो S कोबालेट 2। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या देखना है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है अपना या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। हम लोग को दिख रहा है कि पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम लोग कोबाल्ट का नाम चेंज नहीं करेंगे, कोबाल्ट ही रहेगा, कोबालेट नहीं होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेना है। अब जब आप इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालने जाओगे तो आप गलती कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पे कैसे ऑक्सीजन स्टेट निकालना है आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या बोला था, आप काउंटर आयन हटा के फिर देखते हो चार्ज उसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है, तो SO4 2 नेगेटिव होता है, 3 है तो -6 चार्ज हट गया, तो बचा कितना है, इस पर +6 चार्ज बचेगा। अच्छा, अब आपको ध्यान नहीं देना है कि ये जो +6 चार्ज आया है ये 2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया है, तो मतलब एक के ऊपर कितना आया होगा, एक के ऊपर आएगा आपका +3 चार्ज, राइट, +3 चार्ज आएगा। अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ये तो EN है, इथेन 1,2 डायमिन, ये तो न्यूट्रल होता है, तो 0 चार्ज, मतलब कि ये +3 चार्ज रहेगा आपका कोबाल्ट पे। अगर आप इस 2 का ध्यान नहीं देते तो आप +6 बोल देते हो और आपका गलत हो जाता आंसर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी। अब आप क्या करोगे, आपने ऑक्सीजन स्टेट भी पता कर लिया, आपने पता कर लिया कि नेम चेंज होगा नहीं होगा मेटल का। अब आप नेमिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको दिख रहा है कि पहले कैटायन का नेम करते हैं, और कैटायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही है, और कॉम्प्लेक्स का जब भी नेमिंग करेंगे लिगेंड का नेम पहले करेंगे। लिगेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, EN है, इथेन 1,2 डायमिन लिखना होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो तो देख लेना लिगेंड में अपना कुछ है क्या। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इथेन 1,2 डायमीन है, इसमें डाई ऑलरेडी आता है, तो आपका यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है यहाँ पे आप ट्राई यूज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे बिस ट्रिस वाला यूज करना होगा। तो यहाँ पे ट्रिस लिखोगे, तो ये हो गया आपका ट्रिस, ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन, राइट। और क्योंकि ये आपका एक ऐसा लिगेंड है जिसमें अपना खुद का एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, तो आप इसको ब्रैकेट में डालोगे। ये हमने देखा था रूल, पैरेंथेसिस में डालने के लिए बोला गया था। उसके बाद देखोगे अब तो कोई लिगेंड नहीं है, अब हम लोग मेटल का नेमिंग करेंगे। तो मेटल का नेम यहाँ पे चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट रह गया।
ठीक है, कितना आया था ऑक्सीजन स्टेट, 3 आया था, 3 लिख दिया हमने। उसके बाद बाहर जो काउंटर आयन है उसको लिखते थे, जो कि यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट। आसान हो गया, ये आपका नेम हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार, नाम से लिखा नहीं लिखा, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। आसान, चलो बढ़िया। आओ ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। जब भी ऐसे दो आपको कॉम्प्लेक्स दिख जाए साथ साथ, तब कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहला रूल, अपना जो रूल है उससे नहीं हिलना है, ठीक है। रूल क्या कहता था कि सबसे पहले देखो कि जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, कैटायनिक है एनायनिक। तो आपको दिख रहा है यार इसमें तो दो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि इसमें एक कैटायनिक होगा एक एनायनिक होगा। तो उस कैसे पता करना था, आसान था, जो पहले लिखा होगा कैटायनिक होगा, जो बाद में लिखा होगा वो एनायनिक होगा। मतलब कि इस वाले पार्ट में जो मेटल है उसका नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैटायनिक है तो सिल्वर रह जाएगा। लेकिन इस वाले में आपका मेटल का नाम चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, सिल्वर का होता था अर्जेंटेट, तो ये अर्जेंटेट हो जाएगा, लैटिन नेम लेना होता था, राइट। अच्छा, उसके बाद था सेकंड रूल कि आपको ऑक्सीजन स्टेट पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये ट्रिक यूज करो कि सिल्वर का आप हमेशा याद रखो कि +1 होता है, जिंक का हमेशा याद रखो +2 होता है। प्लेटिनम पैलेडियम में देख लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, मतलब प्लेटिनम पैलेडियम के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, या फिर मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन को कैसे देखना है, अगर 6 आ रहा है तो ऑक्सीजन नंबर उसमें +4 होगा, और अगर 4 आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखो। तो इस केस में तो सिल्वर था और +1 लेना है, ऑक्सीजन नंबर तो निकालेंगे भी नहीं, +1 दोनों का होने वाला है, ठीक है। नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहले किसको नेम करते हैं, कैटायन को नेम करते हैं। कैटायन यहाँ पे क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का जब भी नेमिंग करेंगे लिगेंड को पहले नेम करेंगे। लिगेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एमाइन है, ठीक है। और एमाइन अपना कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है, तो हम लोग डाई यूज़ कर सकते हैं। तो डाई अमीन, लिगेंड का नेम कर लिया। फिर कैटायन में क्या करते हैं, फिर मेटल को नेम करते हैं। तो मेटल यहाँ पे क्या है, एजी है, एजी क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो सिल्वर ही रह जाएगा, राइट। और ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे 1 है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनायनिक पार्ट का नेमिंग, और एनायनिक पार्ट भी यहाँ कॉम्प्लेक्स है, तो फिर लिगेंड का नेमिंग पहले करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साइनाइडो है, राइट। साइनाइड नहीं, जब भी एनायनिक लिगेंड का नेम करते हैं तो ओ लग जाता है। तो और कितने हैं, 2 है, तो हो जाएगा आपका डाई साइनाइडो। और सिल्वर का नेम यहाँ चेंज हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नेम चेंज होता है, ये हो जाएगा अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी 1 है, तो ये आ गया डायमाइन सिल्वर 1 डायसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। देख लेते हैं, डायमाइन सिल्वर 1 डायसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। परफेक्ट, आगे समझ में कैसे रूल को यूज़ कर रहे हैं, रूल से नहीं हिल रहे हम लोग, ठीक है। हर एक ही रूल को आपको बार बार लगाना है, उसी को परफेक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को, और इसको यहीं कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 9.3 कर रहे हैं, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका प्लेटिनम NH3 ClNO2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पता करेंगे कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक या न्यूट्रल, राइट। अभी तक हमने कैटायनिक एनायनिक तो देख लिया कि जो काउंटर आयन है वो पहले लिखा है बाद में लिखा है, या डिपेंडिंग ऑन की चार्ज क्या दिया है कॉम्प्लेक्स पे, उससे पता कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है और आगे पीछे भी कुछ नहीं, इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी मेटल का नेम चेंज नहीं होता था, आसान चीज़। चलो इसका नेम चेंज नहीं होगा, प्लेटिनम रहेगा, ये कंफर्म कर लिया। सेकंड पॉइंट हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या देखना होगा, कैसे निकालोगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर, आपको दिखाएगा ये तो 0 होगा। NO2 का आपको पता है -1 होता है, एक ही है, और क्लोरीन का भी -1 होता है, तो मतलब कि यहाँ -1 कितना हो गया, -2। और ये बाहर जाएगा, बाहर जाके उल्टा करके ऐड करना होता, तो -2 का +2 करके 0 में ऐड करोगे तो +2 हो गया। तो प्लेटिनम का जो चार्ज है वो आपका कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्टेट आ गया प्लेटिनम का, परफेक्ट। ये करने के बाद अब आपको देखना है, अब कॉम्प्लेक्स का नेमिंग स्टार्ट करना है। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, आगे पीछे कुछ है नहीं, इसी का नेमिंग पहले करेंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं तो लिगेंड का नेम पहले करते हैं। लिगेंड इसमें एक से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। नाम देख लो सबका, ये एमाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये क्लोराइड है, क्लोराइडो है, राइट। क्लोराइड नहीं, क्लोराइडो है। और ये क्या है, नाइट्राइटो N है, क्योंकि N से जुड़ा हुआ है। O होता तो ONO लिखा होता है, राइट, ठीक है। तो अब बताओ कौन पहले आता है, एमाइन, क्लोराइडो या नाइट्राइटो। तो ACN, तो पहले A लिखोगे, फिर C लिखोगे, फिर N लिखोगे, तो आपका एमाइन वाला पहले आएगा, तो ये आ गया डाई एमाइन, ठीक है। क्लोराइडो नाइट्राइटो N एक ही था, ठीक है, तो कोई प्रीफिक्स हमने नहीं लगाया। तो डायमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N। उसके बाद प्लेटिनम, क्योंकि न्यूट्रल था चेंज किया नहीं, और चार्ज आया था अपना +2 का, तो प्लेटिनम +2। देख लेते हैं हम लोग, देख लो, डायमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम +2, ईजी। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले देख लो कि क्या कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक। तो आपको दिख रहा है कि यार काउंटर आयन पहले है और कॉम्प्लेक्स बाद में, मतलब कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कंफर्म हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दूसरा स्टेज ऑक्सीजन स्टेट निकालने जाते हैं, तो प्लस पहले काउंटर आयन को हटा देते हैं, +3 हट गया तो -3 चार्ज आया, मतलब कि -3 इधर लिख दो, ठीक है। अंदर कितना है, अंदर यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीलेट है, -2 होता है, 3 है तो -6 हो गया, ठीक है। उल्टा करके जोड़ दोगे तो -6 बाहर गया, +6 हो गया, -3 के साथ जोड़ा तो +3 आ गया। तो क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, ऑक्सीजन स्टेट हम लोग को मिल गया +3 का, कंफर्म, ठीक है। नाम चेंज होगा तो नाम चेंज होगा, क्रोमियम है ये क्रोमेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। पहले किसको नेम करेंगे, पहले कैटायन वाले पार्ट को करेंगे। तो कैटायन पार्ट यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, जो पहले लिखा हुआ वही कैटायन है, तो पहले लिख दिया हमने पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद अंदर गए तो लिगेंड को पहले नेम करेंगे। यहाँ पे जो लिगेंड है उसमें अपना कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो आपको बिस्ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसमें डाई ट्राई ये सब लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद जब हम लोग कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करने जाएंगे तो हम लोग लिगेंड का पहले करेंगे, तो ये हो गया ट्राई, और ये एनायनिक लिगेंड है तो ऑक्सलेट नहीं होगा, ऑक्सलेटो हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो। फिर
एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है नेम चेंज हो जाएगा तो क्रोमेट, राइट। तो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट, जिसका ऑक्सीजन नंबर +3 आया था तो +3, देख लो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3, इजी। चलो आ जाओ इसमें। सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, कैटायनिक एनायनिक है तो कैटायनिक है, इसको हटाएंगे, ऑक्सीजन नंबर पता करेंगे, -1 हट गया तो यहाँ पे +1 चार्ज है, ठीक है, EN0 Cl -2, ठीक है, बाहर चला गया +2 तो +1 +2 +3 तो कोबाल्ट आपका कितना हो गया, +3 में हो गया, ठीक है। कैटायनिक है तो मेटल का नेम चेंज नहीं होगा। लिगेंड का नेमिंग पहले करेंगे, कैटायन वाले पार्ट में जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स का जब भी करते हैं नेमिंग, तो यहाँ पे शुरू होगा आपका, देखो क्लोराइड है और ये क्या है, इथेन 1 डायमिन, तो पहले C आएगा तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाई क्लोराइडो, राइट। उसके बाद आपका आ जाएगा इथेन 1,2 डायमिन है, तो यहाँ पे डाई इथेन 1,2 डायमिन नहीं लगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स है लिगेंड के नेम में, है ना, डाई आता है, तो आप इसको यूज़ करोगे बिस इथेन 1,2 डायमिन, और क्योंकि यहाँ पे बिस यूज़ करोगे, मैंने बोलता है जब भी बिस यूज़ करते हो तो लिगेंड में आप पैरेंथेसिस दोगे, तो बिस इथेन 1,2 डायमिन। उसके बाद मेटल का नेम चेंज नहीं होगा, कोबाल्ट रहेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 था, कोबाल्ट +3, और बाद में आप लिख दोगे क्या, क्लोराइड, राइट। अच्छा हाँ, ये ध्यान देना कि इसको क्लोराइडो मत लिख देना, ठीक है, ये लिगेंड नहीं है, हमेशा याद रखो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप एनायनिक लिगेंड मान के उसका नाम में, उसके नेम में ओ लगाते हो, आईडी मतलब क्लोराइड की जगह क्लोराइडो लिख रहे हो, लेकिन इसको क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है, और इसका कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं कितने क्लोराइड्स हैं। देख लो हो गया, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमिन आपके ब्रैकेट में है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इजी हो गया। इसमें देख लो, पहले पता करो क्या कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक, तो पहले लिखा हुआ है तो कैटायनिक है, तो मेटल का नेम चेंज होगा, कोबाल्ट रहेगा, आसान। ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, -1 हट गया तो +1 आया, ठीक है, ये 0 है, CO3 आपका यहाँ पे कार्बोनेट है तो -2 होगा, इसको बाहर भेज के हम लोग उल्टा ऑपोजिट चार्ज करके फिर ऐड करते हैं, तो -1 -2 पर गया तो +2 हो गया, तो +1 और +2 हो गया आपका कितना, +3, तो कोबाल्ट हो गया आपका +3 में, राइट। ये दोनों चीज़ पता कर ली। अब हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो पहले कैटायन का करेंगे, कैटायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड का नेमिंग पहले करते हैं। देखो एमाइन है और कार्बोनेट है, पहले कौन आएगा, एमाइन आएगा, कितना आएगा, पेंटा एमाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेंटा यूज़ हुआ क्योंकि अपना कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है। अच्छा, फिर आएगा कार्बोनेट O, राइट, क्योंकि कार्बोनेट में 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायनिक लिगेंड है, परफेक्ट है। उसके बाद कोबाल्ट, क्योंकि नेम चेंज नहीं होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल है, और उस पर जो चार्ज आया था कितना आया था अपना, +3 आया था, राइट, हाँ +3 आया था, तो इस पर ऑक्सीजन स्टेट लिख देंगे +3, फिर बाहर का जो नेम है एनायनिक पार्ट का नेम करेंगे जो कि क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइडो नहीं क्लोराइड, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। देख लो अब, पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इजी। आ जाओ, चलो इस नेम पे आ जाओ। अब देखो इसमें पता करो सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक एनायनिक, तो आपको दिख रहा है भैया जो कॉम्प्लेक्स वो बाद में मतलब एनायनिक होगा, तो मतलब कोबाल्ट का नाम चेंज होगा, कोबाल्ट की जगह कोबालेट आएगा, परफेक्ट है। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। अब मर्क्यूरी आपको पता है मर्क्यूरी +1 में होता है, तो इसको आप हटाओगे तो यहाँ पे -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद SCN में कितना हो गया, -4, क्योंकि -1 1 में होता है और यहाँ पे 4 है। इसको उल्टा करके ऐड करते हो तो +4 यहाँ पे आएगा, सॉल्व होकर आपका +3 आ गया, तो कोबाल्ट पे हो गया +3 ऑक्सीजन स्टेट। ये दोनों पता करने के बाद हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में कैटायन का नेम पहले करते हैं, और यहाँ पे कैटायन जो है वो मर्करी है, तो पहले लिख दिया हमने मर्करी, ठीक है, इजी। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना, जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का जब भी नेमिंग करते हैं तो लिगेंड का पहले नेम करते हैं, और यहाँ पे लिगेंड है टेट्रा थायोसाइनेटो S, राइट, टेट्रा थायोसाइनेटो S है, इसका नेमिंग करेंगे। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोबालेट, और जो उसका ऑक्सीजन नंबर आया था जो कि था +3, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं, मर्करी टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबालेट 3, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे नेमिंग खत्म हुआ। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा कैसे नेमिंग करना है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन पे और एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहला नाम आपको ये दिख रहा है, कैसे करेंगे, पता करते हैं कैटायनिक एनायनिक, तो पता कर लिया, तो ये आपको दिख रहा है कि कैटायनिक क्योंकि पहले लिखा हुआ है, ठीक है। Cl3 हटाएंगे, ऑक्सीजन स्टेट पता करेंगे तो -3 हट गया, तो +3 आ गया, इस पर +3 आ गया, और NH3 जो है न्यूट्रल है तो 0, तो आपका डायरेक्टली +3 जो है इस पर चार्ज आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आपका कोबाल्ट का +3 है, ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा, नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले कैटायन करेंगे, कैटायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में जब भी नेमिंग करते हैं तो पहले लिगेंड का करते हैं, तो ये हो गया आपका 6 है, तो हेक्सा एमाइन, राइट, कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्लोराइड, एनाइन का नेमिंग कर दिया। और जो चेक कर लेते हैं, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इजी। चलो आगे चलते हैं और सेकंड वाला देखते हैं। पहले पता करते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कैटायनिक है या एनायनिक है, तो आपको दिख रहा है यार पहले लिखा हुआ है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब नाम चेंज नहीं होगा। अब पता करेंगे ऑक्सीजन स्टेट, -2 हट गया तो +2 चार्ज इस पर आ रहा है, ठीक है। अंदर देखते हैं तो ये 0 है, और यहाँ पे -1 है, -1 को बाहर भी इसके +1 करके ऐड कर देंगे, तो +2 +1 +3 हो गया, तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट पता कर लिया हमने, और कोबाल्ट का नेम चेंज होगा ये पता कर लिया हमने। अब पहले कैटायन का नेम करेंगे, कैटायन यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड का नेमिंग करते हैं, लिगेंड का नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि NH3 एमाइन हो गया और Cl क्लोराइडो हो गया, तो पहले किसको नेम करेंगे, एमाइन को पहले नेम करेंगे, राइट। तो पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इजी। देखो पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, राइट। देखो इसको क्लोराइडो लिखा, इसको क्लोराइड लिखा, फर्क क्यों है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो ये एनायनिक लिगेंड है, इसका नाम में O ऐड होगा, लेकिन इसके नेम में नहीं होगा। आ जाओ देख लेते हैं, पेंटाएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अगले क्वेश्चन में आओ, थर्ड वाले पे। ठीक है, आ जाओ, इसमें देखते हो, पता कर लेते हो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब नेम चेंज होगा, आयरन नहीं होगा, फेरेट हो जाएगा, राइट। नेमिंग स्टार्ट करते हैं, कैटायन का पहले नेम करते हैं, तो पोटेशियम हो गया सबसे स्टार्टिंग में। अच्छा, उसके बाद इसका नेम करेंगे, लेकिन हम लोग को पहले ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेना था। तो K3 था, तो +3 हटेगा, तो यहाँ पे -3 चार्ज आ गया। यहाँ पे -6 चार्ज है साइनाइड का, बाहर जाएगा, +6 हो जाएगा, +3 आ गया आपका आयरन पे चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट हो गया +3। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं, पहले कैटायन का तो पोटेशियम लिख दिया सबसे पहले। इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से हम लोग कोई लेना देना नहीं होता है काउंटर आयन का, राइट। तो पोटेशियम लिखना होता है सिर्फ। उसके बाद कॉम्प्लेक्स से जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको लिखना होता है, लिगेंड का नेम पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका हेक्सासायानाइडो। ठीक है, साइनाइड नहीं, साइनाइडो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है। तो स्टार्ट आपका नेम हो गया कुछ ऐसा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, है ना, फेरेट और 3, ये आपका नेमिंग हो गया। आ जाओ देख लेते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, इजी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेम ये भी एनायनिक लिगेंड हो जाए, आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें भी सेम जैसा अभी आपने किया वैसे ही करोगे, बस इसमें क्या होगा, यहाँ पे ट्राई ऑक्सलेटो आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ऑक्सलेट नहीं, ऑक्सलेटो और ट्राई ऑक्सलेटो आ जाएगा। इसको देख लो, ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ये भी एनायनिक लिगेंड है, पैलेडियम का नेम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा पैलेडेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो पैलेडेट हो जाएगा, इसको कर लेना। और ये आपका हो जाएगा टेट्राक्लोराइडो, पैलेडेट हो जाएगा। उससे पहले आपको पोटेशियम लिखना होगा, तो देख लेते हैं एक बार, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, उसको मैंने मार्क किया हुआ है। सबसे पहले पता करेंगे क्या है, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपका क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो ये -1 हट गया, तो यहाँ पे +1 आ गया, +1 आ गया। तो इसका चार्ज आपका 0, इसका -1, और ये भी आपका न्यूट्रल है तो 0, तो -1 बाहर जाके कितना हो गया, +1, तो +2 चार्ज आ गया आपका प्लेटिनम पे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग को देखना है कि नेमिंग क्या करना है। तो नेमिंग में आपको दिख रहा है कि ये तो एमाइन है, ये क्लोराइडो है। अच्छा, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है कि अरे ये तो मिथेन एमाइन है। तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो हम समझ जाना, अरे मेरे को IUPAC नेम से जाना है, ये मिथेन एमाइन है। ठीक है, तो आपको देखना है कि अब पहले कौन है, तो ये एमाइन है, ये क्लोराइडो है, ये मिथेन एमाइन है। तो मतलब एमाइन पहले आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर मिथेन एमाइन आएगा। तो करते नेमिंग, ये हो गया आपका। तो कैटायनिक पार्ट का पहले नेम करते हैं, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड का नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो हो गया डाईएमाइन, क्लोराइडो, मिथेनामाइन, राइट। फिर प्लेटिनम जिसका ऑक्सीजन स्टेट 2 है, और फिर क्लोराइड। देख लो, डायमाइन, क्लोराइडो, मिथेनामाइन, प्लेटिनम 2, क्लोराइड हो गया। तो सारे इंटेक्स क्वेश्चन नेमिंग के मैंने करा दिए। वो क्या कॉन्फिडेंस आ गया होगा, कोई भी नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आपका गलत नहीं होगा। अब इजी पार्ट बचा है जिसमें हम लोग को नेम देख के फॉर्मुला लिखना होता है, बहुत आसान है। तो हम लोगों ने मेन चीज़ देख ली, जिसमें हम लोग फॉर्मुला देख के नॉमेनक्लेचर लिख रहे थे, नेमिंग लिख रहे थे। अब हम लोग को नेमिंग देख के फॉर्मुला लिखना होगा, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यूज़ होगी आपके एग्जाम में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको सीख लो। तो अब जो मेन डिफरेंस है नेमिंग करने में और फॉर्मुला लिखने में, वो ये है कि जब आप नेमिंग करते हो तो जब कॉम्प्लेक्स का नेमिंग होता है तो लिगेंड पहले लिखते हो और मेटल को लास्ट में लिखते थे, राइट। लेकिन जब आप फॉर्मुला लिखोगे तो जब आप कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट लिखोगे तो आप सबसे पहले मेटल लिखोगे। आपको पता है कॉम्प्लेक्स में जब भी लिखते हो तो सबसे पहले मेटल लिखते हैं। तो ये जब भी फॉर्मुला लिखोगे ना आप, तो मेटल को पहले मेंशन करोगे, पहले नाम में वो बाद में होगा। उस नाम को देख के आप सबसे पहले मेटल डाल दोगे, उसके बाद लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ईजी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी लिगेंड एब्रीविएटेड वर्ड में, लाइक EN हो गया, है ना, इथेन 1,2 डायमिन को हम लोग EN लिखते हैं। ठीक है, ग्लाइसिनेट को GLY लिखते हैं, पेरिडीन को PY लिखते हैं। ये सारे एब्रीविएटेड वर्ड है, तो इनको जब भी लिखोगे तो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई पॉली एटॉमिक लिगेंड है ना, लाइक H2O है, NH3 है, इन सबको भी आप ब्रैकेट के अंदर डालोगे या फिर पैरेंथेसिस के अंदर डालोगे, राइट। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि पॉली एटॉमिक और एब्रीविएटेड लिगेंड्स को आप पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करोगे। उसके बाद एक ये लाइन ध्यान रखना, कभी आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है कि जो लिगेंड और मेटल का आप जो फॉर्मुला लिख रहे हो उसके बीच कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं, ऐसे गैप देकर नहीं लिखना है आपको। ये लाइन अगर कभी आपको दिखता है, क्या ये रूल सही है, तो एकदम सही रूल है, आपको लिगेंड और मेटल के बीच कोई स्पेस नहीं डालना है। अच्छा, उसके बाद जब भी आप चार्ज डालोगे तो चार्ज आपको ऐसे लिखना है कि COCN6 के ऊपर जो चार्ज डालो -3 नहीं लिखोगे, आप 3 पहले लिख के फिर नेगेटिव चार्ज लगाओगे। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा, ये पूछा भी गया है कहीं मेरे को याद है, किसी क्वेश्चन मैंने देखा था कि जब भी आप चार्ज मेंशन करते हो कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो उसमें एक तो राइट सुपरस्क्रिप्ट में मेंशन करते हो, लेफ्ट साइड मेंशन नहीं करोगे, राइट के ऊपर वाले पार्ट में, उसी को राइट सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और नंबर पहले आएगा साइन के, है ना, +3 नहीं लिख रहे हो या -3 नहीं लिख रहे हो, 3 माइनस या 3 प्लस लिख रहे हो, है ना, तो नंबर पहले आएगा, वही लिखा है नंबर बिफोर साइन। तो ये लाइन भी मैंने कहीं देखी थी। तो ये दोनों रूल्स याद रखना, कहीं आपको अगर देखने को मिलता है तो सही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद लास्टली जो काउंटर आयन वाला पार्ट है वो मैं आपको करते हुए समझा दूँ। तो इजी स्टेप ये है कि नेमिंग में जो पहले लिखा है उसको पहले लिखते जाओ, मतलब जो आपको नेम दिखेगा ना उसमें जैसे होगा जिस ऑर्डर में वैसे लिखते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है अंटिल अनलेस आप कुछ गलत उसमें नोटिस कर लेते हो। ठीक है, ये चीज़ अपना थोड़ा दिमाग खोल के रखना, कभी क्या पता एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहता है, तो ये चीज़ देख लेना। दूसरा पॉइंट, उसमें ये बस ध्यान देना है आपको कि मेटल वो बाद में लिखा होगा नेमिंग में, मेटल को आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक या फिर एब्रीविएटेड लिगेंड को आपको पैरेंथेसिस के अंदर डाल देना है। कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज आपको कैलकुलेट कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंग काउंटर आयन पे कितना काउंटर आयन होगा वो आपको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा दूंगा क्या बोलना चाह रहा है इसमें।
और जहाँ पे भी लिगेंड आपको पहला, जैसे आप बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि भैया ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कौन सा है, तो जहाँ पे आपको पहला लिगेंड दिख जाए वहाँ से आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इजी चीज़। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं लिखते जाऊँगा, आपको यहाँ पे चेक भी करते जाना है। देखो सबसे पहली चीज़ टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो जब भी हम लोग फॉर्मुला लिखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग क्या देखना है कि जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। बस हम लोग को मेटल का ध्यान रखना है कि मेटल यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है कोबाल्ट, लेकिन हम लोग को पहले लिखना है। ठीक है। ऑल्सो ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे मुझे पहला लिगेंड दिख जाएगा वहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ शुरू करते ही टेट्रा एमाइन आ गया, हम लोग को पता है एमाइन तो लिगेंड है यार, और मतलब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया। कितना एमाइन है, टेट्रा एमाइन है, लेकिन लिगेंड जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट किया, याद रखो जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट किया सबसे पहले आप फॉर्मुला जब भी लिख रहे हो तो मेटल लिखोगे, तो कोबाल्ट जो यहाँ बाद में लिखा हुआ है आप पहले लिखोगे कोबाल्ट। अब आप लिगेंड देखोगे और जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसे लिखते जाओगे। ठीक है, आप कोई टेंशन की बात नहीं। कोबाल्ट लिख दिया आपने, अब आपको दिख रहा है यार ये क्या है, टेट्रा एमाइन है, तो आपने लिखा NH3 पैरेंथेसिस मैंने इसलिए डाला, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाल के 4 लिखा क्योंकि ये आपका जो है पॉलीएटॉमिक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या है, एक्वा है, एक्वा है तो मतलब मैं H2O लिख दूंगा, H2O लिख दूंगा। और यहाँ पे भले ही कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है अलग से, फिर भी मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, राइट। उसके बाद क्लोराइडो है तो मैं Cl लिख दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैंने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं डाला, क्यों, क्योंकि ये कोई पॉलीएटॉमिक लिगेंड नहीं है, ना ही कोई एब्रीवेटेड लिगेंड है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्लोराइड है तो मैं जगह कम पड़ रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर के आपका Cl फिर से लिख देना है आपको। लेकिन अब ये क्लोराइड कितना है ये आपको नहीं पता है, तो इसको पता करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना होगा, वही मैं समझाना चाह रहा था। तो पहले तो आपने ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट लिख लिया, ये दिख रहा है आपको, इतना पार्ट आपने लिख लिया था, एकदम सही लिखा था। लेकिन ये यहाँ पे अब Cl जो लिखा आपने बाहर ब्रैकेट के बाहर जो आपने Cl लिखा उसमें 2 आएगा 3 आएगा, ये पता करने के लिए आपको पहले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस कर दोगे। तो कॉम्प्लेक्स पे कैसे चार्ज निकालोगे, आपको पता है यहाँ पे देखो कोबाल्ट में ऑक्सीजन स्टेट लिखा हुआ है, कितना है 3 है, तो अच्छा तो यहाँ लिख दोगे +3। चलो लिखते जाते हैं, यहाँ लिख दिया आपने +3। NH3 पे आपको पता है 0 होगा, H2 पे 0 होगा, Cl में -1 होगा। अब आप जब चार्ज कैलकुलेट करोगे कॉम्प्लेक्स पे कितना है, तो आपको दिख रहा है +3 -1 मतलब कि +2 चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज था, इसको बैलेंस करने के लिए कितना Cl चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, क्योंकि Cl पे एक Cl पे -1 होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे 2 लगाया। तो ये चीज़ आपको करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकाल के फिर उसको बाहर काउंटर आयन को बैलेंस करना पड़ता है। है समझ में, इस तरीके से आपको करना है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब नेमिंग स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे जब मैंने नेमिंग स्टार्ट किया तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पोटेशियम से। यार पोटेशियम को तो लिगेंड नहीं है, मतलब कि वो काउंटर आयन है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स से पहले प्रेजेंट है, राइट। इसलिए यही मैंने समझाया था कि अगर आपको लिगेंड दिखा वहाँ से आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लेकिन आपको पता है पोटेशियम तो लिगेंड नहीं है, ये तो एक मेटल है। अच्छा तो ये आपका जो है ये मतलब काउंटर आयन दिया हुआ है के जो कि ब्रैकेट से पहले प्रेजेंट है। अब आपको दिख रहा है टेट्रा हाइड्रोक्सिडो है, मतलब अब दिख रहा है आपको अरे लिगेंड आ गया, अब आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ब्रैकेट स्टार्ट करते आपको क्या करना था, मेटल लिखना था पहले, तो मेटल आपका जिंक था, Zn लिख दिया आपने इसमें। अच्छा ऑल्सो आप ये भी देख पा रहे हो कि देखो जिंकेट है, नेम चेंज हुआ है। जब भी मेटल का नेम चेंज हो जाता है ना मेन वाले में, समझ जाना कि वो ब्रैकेट बाद में है, उससे पहले कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है, या फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक लिगेंड है। ये आप नाम देख के बता सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स वो एनायनिक है कैटायनिक है, उसके नेम से। ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज हो गया, जिंक की जगह जिंकेट हो गया। अच्छा ये कर दिया हमने। उसके बाद में क्या करना है, लिगेंड लिखना था, तो क्या था टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, तो OH और यहाँ पे हो गया 4। ब्रैकेट मैंने इसलिए डाला OH में क्योंकि क्या है पॉलीएटॉमिक लिगेंड हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ये हो गया अपना नाम। लेकिन अब पोटेशियम कितना है ये कंफर्म करने के लिए मेरे को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैलकुलेट करना होता है। यहाँ जिंक पे लिखा हुआ था कितना है 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया +2। OH पे आपको पता है -1 होता है, और यहाँ पे 4 OH है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। कैलकुलेट किया कितना आया टोटल, तो +2 -4 आ गया -2। मैंने बताया था कि ये एनायनिक लिगेंड है, देखो ब्रैकेट इस कॉम्प्लेक्स पे कितना आ रहा है -2 चार्ज आ रहा है। इस -2 को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे पोटेशियम लगाना होगा। एक पोटेशियम पे +1 होता है तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो K2 आता है इसलिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो K2 है, फिर ZnOH4 तो आपने लिख लिया था, राइट। अगला करके देखो, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट है। आ जाओ करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखा यार पोटेशियम आ गया, लिगेंड तो नहीं, मतलब के पहले लिख दूंगा मैं, चलो बढ़िया। उसके बाद देखता हूँ ट्राईऑक्सलेटो, अरे लिगेंड आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही मेटल लिख देना है, एल्यूमिनेट। अच्छा नाम से पता चल रहा है कि ये तो एनायनिक है, तो बाद में ही होगा, एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखूँगा लिगेंड क्या है, तो लिगेंड आपको दिख रहा है ऑक्सलेटो है, तो OX या C2O4 दोनों लिखते हैं लोग, जैसा ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। मैं यहाँ OX लिख रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट डाल दिया मैंने, या एब्रीविएटेड है तब भी ब्रैकेट डालूंगा, OX लिख के डाल दिया। और फिर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ट्राई था ना ट्राईऑक्सलेटो। अब मैं देखूंगा कि K कितना होगा, उसके लिए मुझे पहले ब्रैकेट मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज कैलकुलेट करना होता है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने पे है, 3 पे है, तो यहाँ पे +3 लिख दिया। ऑक्सलेट में एक ऑक्सलेट -2 का होता है, यहाँ 3 है तो -6 हो गया, +3 -6 कितना हो गया, -3 हो गया। तो इस -3 को बैलेंस करने के लिए मुझे पोटेशियम लगाना होगा। एक पोटेशियम +1 का होता है तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा, तो K3 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका K3AlOX होल साइज। चेक कर लेते K3AlC2, यहाँ OX C2O4 लिखा है होल साइज। आ गया समझ में, इस तरीके से। ये पैरेंथेसिस देखो इंपॉर्टेंट। जो अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। अब देखो डाइक्लोराइडो, अरे क्या स्टार्ट हो गया, लिगेंड स्टार्ट हो गया। लिगेंड स्टार्ट हो गया मतलब कि ब्रैकेट लगा दूंगा, देखा ये ट्रिक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते लिगेंड नहीं लिखेंगे, सबसे पहले मेटल लिख देंगे, तो कोबाल्ट लिख दिया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे लिगेंड। लिगेंड जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे लिखते जाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो डाइक्लोराइडो है मतलब कि Cl 2 बार, तो Cl2। ब्रैकेट लिख के 2 नहीं लगाया क्योंकि ये एब्रीवेटेड नहीं है, ना ही ये पॉलीएटॉमिक है। उसके बाद बिस इथेन 1,2 डायमीन है, मतलब कि En। अब या तो आप पूरा लिख सकते हो En का जो है फॉर्मूला,
है ना, NH2CH2 NH2, या फिर EN लिख के सीधे सीधे आपको बिस है तो 2 लगा दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये एब्रीविएटेड वर्ड यूज़ किया है मैंने, या फिर अगर आप पूरा लिखते भी तब भी वो पॉलीएटॉमिक होता तब भी आप लगाते, और फिर आगे कोई लिगेंड नहीं है तो आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और कोई भी नाम काउंटर आयन का नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्या है आपको पता नहीं है क्या है, ये न्यूट्रल है क्या है वो आपको निकालना होगा, है ना, चार्ज कैलकुलेट करके। ये नहीं कर सकते कि काउंटर आयन नहीं लिखा है तो ये न्यूट्रल होगा। तो उसके लिए अब आप देखते हो कि इस पर अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूँ तो आपको दिख रहा है कोबाल्ट 3 में है तो +3 लिख दिया, Cl -1 होगा और EN तो 0 होगा, तो कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को +2 मिल रहा है, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज है +2 का। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा, सॉरी Cl2 था ना, Cl2 था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, Cl2 था तो आपका ये +1 का चार्ज आएगा। हाँ मैंने वो Cl नहीं लिखा, डाई था ना, Cl2 हो गया, वहाँ लिखा था मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया। चलो अब आ जाओ लास्ट में टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल पे आओगे तो हो गया आपका ये, सबसे पहले आप देख रहे हो टेट्रा कार्बोनिल आ गया, मतलब लिगेंड का नाम आ गया, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया भैया जी। अच्छा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मैंने, उसके बाद जैसे ब्रैकेट स्टार्ट होगे क्या लिखोगे, मेटल का नाम लिखोगे, तो यहाँ पे Ni आ गया। उसके बाद लिगेंड स्टार्ट करोगे तो कार्बोनिल है तो CO लिख दिया, ठीक है, और 4 है 4 लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक लिगेंड है। अच्छा और तो कुछ है नहीं तो खत्म हो गया। अब देखते हैं कि इस पर चार्ज कितना है। चार्ज के लिए आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं बोला है तो ये न्यूट्रल होगा, तो आपको पहले कैलकुलेट करना होता है। निकल पे यहाँ पे 0 बोला हुआ है तो 0, और कार्बोनिल जो है वो भी न्यूट्रल लिगेंड था, मैंने लिखवाया था चार्ट में, तो ये भी 0 है, तो आपका इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो 0 हो गया, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो NiCO4 है, कोई चार्ज ऊपर नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ आपको करना होगा, ये बताया नहीं जाएगा कि न्यूट्रल है या क्या है या काउंटर आयन कितना लेना है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। यही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। लास्ट कर लेते हैं हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन, फिर हमारा ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म होगा। और यहाँ तक मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट होगा, बेसिक्स आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म बहुत जल्दी निकालूंगा, जिसको भी दिक्कत होती है ना वो वीडियो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा आइसोमेरिज्म का। फिर वीवीटी और सेफ्टी ईजी, मतलब इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है नहीं छूटने वाला है। आ जाओ इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं, नेम देखते जाएंगे और वहाँ से चेक करते जाएंगे पीछे। टेट्राएमाइन डाई एक्वा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना ये, है ना, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है पहला टेट्राएमाइन, मतलब क्या स्टार्ट हो गया, लिगेंड स्टार्ट हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या लिख देंगे, मेटल लिख देंगे, मेटल क्या है, कोबाल्ट है तो CO लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिगेंड स्टार्ट करेंगे, पहला लिगेंड क्या था, टेट्राएमाइन था, NH3 लिख दिया। पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट डाल दिया, टेट्रा है 4 है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, उसके बाहर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है या नहीं है उससे मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेट्रा नहीं भी होता तब भी हम लोग NH3 के बाहर ब्रैकेट डालते ही डालते हैं। फिर डाइएक्वा है तो H2O होल ट्वाइस, तो उसका कोई लिगेंड नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज, और क्लोराइड है तो Cl, ठीक है, ये हो गया। लेकिन Cl कितना होगा कंफर्म करने के लिए हम लोग को पहले चार्ज निकालना होगा। NH3 0, H2O 0, कोबाल्ट पे कितना है 3 दिया हुआ है तो +3, मतलब कि इस पूरे पे जो चार्ज है +3 है, राइट, +3 था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को बाहर 3 Cl लगाना पड़ता। चेक कर लेते हैं आंसर, 3 Cl लगाना पड़ा, है ना, यही था NH3 H2O होल ट्वाइस ब्रैकेट। आ जाओ पोटेशियम, क्या लिगेंड है, नहीं है, मतलब कि ब्रैकेट से पहले के है। अच्छा उसके बाद पहला लिगेंड स्टार्ट होता है टेट्रासाइनाइडो, ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट हो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मेटल लिखोगे तो निकल है। उसके बाद टेट्रासाइनाइडो है तो CN पॉलीएटॉमिक है और 4 है तो ब्रैकेट डाल के आप लिखोगे, खत्म, और तो कोई लिगेंड था नहीं। अब पोटेशियम कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो निकल पे कितना है +2 है और CN -1 होता है तो -4 हो गया, टोटल आ गया आपका -2 का। तो -2 को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे K2 लगाना होगा, तो ये आपका आता है K2 NiCN4, राइट, देख लो K2 NiCN4 हो गया। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या हो गया, लिगेंड स्टार्ट हो गया, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाते ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल लिख देंगे, क्या है, क्रोमियम है। अच्छा अब लिखेंगे हम लोग लिगेंड, तो क्या है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, मतलब कि 3 EN है, तो या तो आप पूरा फॉर्मूला लिखो या फिर सीधे ऐसे एब्रीविएटेड लिखो, एब्रीविएटेड लिखा या फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे तो ब्रैकेट आएगा ही क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। उसके बाद और कोई लिगेंड है क्या, और कोई लिगेंड नहीं है तो यहाँ पे खत्म हो गया। फिर लास्ट में क्या है, Cl है अपना। अब Cl कितना आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज निकालना होगा इस पर, तो EN तो 0 है, क्रोमियम यहाँ पे 3 पे है तो यहाँ पे +3 हो गया, इस +3 को बैलेंस करेगा Cl3, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये क्या आ गया नाम, क्रोमियम EN3 Cl3, क्रोमियम EN3 Cl3 हो गया, मजा आ गया। चलो आ जाओ इस पर एमाइन, चलो लिगेंड स्टार्ट हो गया तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मेटल का नाम लिखेंगे जो कि प्लेटिनेट है तो PT लिख दिया। उसके बाद एमाइन है तो हो गया अपना क्या NH3, और एक ही है कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। उसके बाद क्या है अपना ब्रोमाइडो है तो Br लिख दिया जी। उसके बाद देखते हैं क्लोराइडो है तो क्लोराइड लिख दिया जी Cl, है ना। उसके बाद नाइट्राइटो N है तो NO2 लिखेंगे ना कि ONO लिखेंगे, तो NO2 यहाँ, चलो मैं ब्रैकेट पार हो गया, NO2 पॉलीएटॉमिक तो ब्रैकेट लगा दिया, और एक ही था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेटिनेट यहाँ पे नाम खत्म हुआ तो ये नाम आ रहा है, प्लेटिनम NH3 ब्रैकेट में BrCl NO2 ब्रैकेट में। आ जाओ प्लेटिनम NH3 ब्रैकेट में BrCl NO2 ब्रैकेट में, क्या मैंने छोड़ दिया, मैंने चार्ज निकालना छोड़ दिया, ठीक है। तो चार्ज आपको निकालना था, वो चला गया मेरा, तो यहीं निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो इसमें प्लेटिनम कितना दिया हुआ था, प्लेटिनम दिया हुआ था 2, तो ये +2 हो गया। NH3 0, Br -1, Cl -1, NO2 आपका -1, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हुआ, +2 -2 0 और यहाँ -1 तो -1 का चार्ज आपका आ गया, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना, चार्ज देख लेना हमेशा, चार्ज वाला जो स्टेप है हमेशा लास्ट रखो, स्टार्टिंग वाला स्टेप बता दिया, चार्ज वाला स्टेप मत मिस करना। आ जाओ डाइक्लोराइडो बिस, ये वाला कर लेते हैं, ये भी ईजी है। तो सबसे पहले लिगेंड स्टार्ट हो गया तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, मेटल का नाम लिखेंगे PT,
ठीक है, डाइक्लोराइडो है तो Cl2, उसके बाद बिस इथेन 1,2 डाइमिन है तो En ब्रैकेट में डाल के 2, ये क्लोज, और फिर लास्ट में क्या है, नाइट्रेट है NO3। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को NO3 कितना है ये पता करना है, तो उसके लिए मेरे को इस पे चार्ज निकालना होगा। तो प्लेटिनम कितना था आपका, 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पे +4, Cl2 है तो -2, और ये तो 0 है, तो ये हो गया आपका +2 का चार्ज। तो +2 का चार्ज इस पर आ रहा है ना, +2 का चार्ज है तो उसको बैलेंस करना। तो NO3 जो है वो कितना होता है, NO3 -1, तो इसको 2 देना होगा, है ना। NO3 कितना होता है, NO3 आपका -1 होता है, तो और ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज था वो +2 का था, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को NO3 को 2 करना होगा। तो वही देखोगे वही दिया हुआ है। आगे आ जाओ, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, आयरन 3 जो लिखा हुआ है वो तो लिगेंड नहीं है, वो तो लिगेंड नहीं है, तो मतलब कि ब्रैकेट से पहले भी कुछ है जो कि क्या है, आयरन है, Fe है। तो पहले ब्रैकेट से पहले मैं लिख दूंगा क्या, Fe। अच्छा, फिर लिखा हुआ है हेक्सासाइनाइडोफेरेट, तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी मेटल का नाम है, तो यहाँ पे फेरेट है तो Fe लिख दिया। उसके बाद हेक्सासाइनाइडो है तो Cn कितना है अपना, 6 है, ये लिख दिया। अब मुझे Fe कितना यहाँ बाहर रखना है वो पता करने के लिए ब्रैकेट पे मतलब कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज निकालना होगा। Cn -6, Fe कितना दिया हुआ है 2, तो +2, तो यहाँ पे -4 का चार्ज आ गया। तो -4 को बैलेंस करने के लिए Fe लाना होगा, और Fe कितने वाला है, 3 वाला है, इस पर चार्ज है +3, इस पर चार्ज मेरा -4 का आ रहा है, तो कैसे बैलेंस करूँगा, इसको मैं 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको मैं 3 से कर देता हूँ, तो ये आएगा आपका। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, देखो Fe4, तो ये दिमाग आपको खोल के रखना है। ठीक है, ये चीज़ अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये अपना हो गया, जैसे आपका दिख गया ये 4 था, तो अगर आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जैसे 1 था तो अगर एक पे -1 है, एक पे 2 चार्ज चाहिए आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर मल्टीप्लाई हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है। ठीक है, तो 4 था, एक में 3 था, आपस में कर दिया, 4 को 3 से, 3 को 4 से, हो गया मेरा काम खत्म। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाओगे। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट का कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगला पार्ट आपको मिल जाएगा आइसोमेरिज्म का, उसके अलावा 2 वीडियो आएगी, VBT और CFT का, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म वाली पार्ट को देखने के बाद आपको PYQ लगाना है, तो आप एक अच्छा नंबर 45 के आसपास क्वेश्चन कर पाओगे PYQ का। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।